आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जो एक युवा नेता हैं, एक साहित्यकार हैं और जिन्होंने अपनी राजनीति से भारतीय राजनीति में एक प्रभाव डाला है बहुत कम समय में। और उनके अगर हम लेखन की बात करें, उनकी शायरी की बात करें तो उन्होंने बहुत ही मजबूत तरीके से सामाजिक समरसता और सेकुलर मूल्यों की तरफदारी की है। अगर एक युवा राजनेता के रूप में हम उनकी बात करें तो अपनी वक्तृता से उन्होंने समा बांधा है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। संसद में एक सांसद के रूप में उन्होंने लगातार एक बेहतर सांसद के रूप में अपना प्रदर्शन दिया है। हम आज आपको इमरान प्रतापगढ़ी जी से हैं। इमरान जी नमस्कार। नमस्कार। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने नई परख को समय दिया बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम व्यक्ति इमरान प्रतापगढ़ी से मिलें और अगर आप हमें यह बताएं कि इमरान से लेके इमरान प्रतापगढ़ी तक का सफ़र कैसा रहा, तो बातचीत की शुरुआत में थोड़ा हमें आपके बारे में और जानने को मौका मिलेगा। दरअसल मैं प्रतापगढ़ के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ जो मुख्यालय से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। बहुत सामान्य से परिवार में, बहुत सामान्य से गांव में। तो पढ़ाई वहीं से हुई, गांव से ही। हाई स्कूल वहीं से किया। इंटरमीडिएट करने के लिए पहली बार शहर आया, प्रतापगढ़ शहर। तो बिल्कुल जैसे गांव के बच्चों की परवरिश होती है उसी माहौल में पला बढ़ा। फिर बदलाव तब शुरू हुआ जब मैं ग्रेजुएशन करने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने बहुत प्रभाव डाला ज़िंदगी में और पहली बार इमरान से इमरान प्रतापगढ़ी वाली जो पहचान मिली वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के दौरान मिली। शेर व शायरी की तरफ शुरू से झुकाव था, वहाँ से पॉपुलर होना शुरू हुआ। तो ये जर्नी अगर बताने पे आई है तो बहुत लंबी है और समेटिए तो बस ये है कि बहुत छोटे से गांव से निकल करके इलाहाबाद तक का सफ़र बहुत मुश्किल था मेरे लिए। उस सफ़र में पापा नहीं चाहते थे कि मैं शहर पढ़ने जाऊं क्योंकि घर का सबसे बड़ा बेटा था। वो हर गांव का हर बाप चाहता है कि आसपास रहे बेटा। तो वो सब बड़ी दुश्वारियां झेल करके, जैसे हम सब उसी पृष्ठभूमि से आए हुए लोग हैं, तो किसी भी इस देश के एक सामान्य गांव में पैदा हुए बच्चे की जो जर्नी है उसको मैंने जिया है। 12 किलोमीटर साइकिल चला के जाना, पढ़ने के लिए जीप और टेम्पो में पढ़ने के लिए जाना, वो बड़ा आप कह सकते हैं बड़े अभाव में पढ़ाई शुरू की। तो वो सब झेला है। और फिर थोड़ा सा जब लोकप्रिय हुआ, कवि सम्मेलन पढ़ना शुरू किया, पैसे आए ज़िंदगी में, तो जाके थोड़ी आसानी हुई। तो ये पूरा सफ़र जो है वो प्रतापगढ़ से इलाहाबाद तक के बीच सिमटा हुआ है। हमारे बीच बहुत से लोग होते हैं जिनको शायरी करना, शायरी लिखना पसंद रहता है। बहुत सारे लोग की हॉबी होती है, लेकिन आपको ये कब एहसास हो कि आप सिर्फ हॉबी भर नहीं है शायरी करना, आप एक मतलब एक शायर भी हैं और एक फनकार भी हैं। देखिए, मैं जिस दौर में शेर व शायरी को अपना रहा था वो शेर व शायरी के लिए अच्छा दौर नहीं था और मंचीयता के लिए भी अच्छा दौर नहीं था। दरअसल वालिद साहब चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। मुझे लगता था कि मुझे यूपीएससी करनी चाहिए शुरू में, लेकिन वो बजिद होकर के डॉक्टर बनाना चाहते थे। जब इंटरमीडिएट में आया तब तक मुझे लगा कि ये दोनों काम मेरे बस के नहीं है, मैं तो किसी और चीज़ के लिए पैदा हुआ हूँ। फिर मैं कवि सम्मेलन सुनने जाता था, पैसे नहीं थे कवि सम्मेलन में। कवि होने का मतलब ये मान लिया जाता था कि लड़का हाथ से गया। वो परिवारों में यही मानसिकता थी कि एक झोला और एक जो है वो कुर्ता पजामा, यही थी कवि की पहचान, शायर की पहचान। पैसे तो मतलब ज़िंदगी कैसे चलेगी, प्रोफेशन तो हो ही नहीं सकता। मुझे ऐसा लगा कि जो शौक आपका है अगर वो आपका प्रोफेशन बन जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता। और फिर मैंने उस दिशा में काम करना शुरू किया। मंचीयता थी मुझ में, मैं नेशनल डिबेट कंपटीशन का विनर रहा हूँ कई बार, कविता पोइट्री कंपटीशन का विनर रहा। तो इस सब वजहों से मंच संभालना मुझे आता था। फिर मैं कवि सम्मेलन सुनता था तो मुझे लगता था कि यार कोई भी कवि खड़ा होकर के, शायर खड़ा होकर के देश की सबसे बड़ी ताकत को भी अपने शेर से जो है चुनौती देता है। तो ये बड़ा लुभाता था मुझे। इस वजह से मैं कवि सम्मेलन मुशायरों में आया। पहली बार 100 रुपये मिले तो मतलब जाहिर सी बात है कि उतने में क्या हो सकता था। लगा ये 2007-8 के आसपास की बात है। फिर मुझे लगा कि नहीं, इस देश में कवि सम्मेलन और मुशायरों में पैसे कम हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मैं इसे बदलूंगा। तो फिर मैंने, दरअसल गांव में पैदा हुए लोग जो है ना वो खुद तय नहीं करते कि हमें किस दिशा में जाना है।
वक्त तय करता है कि आपको किस दिशा में जाना है, अपने आप एक रास्ता खुलता जाता है और आप उस दिशा में बढ़ते जाते हैं। हम प्लान्ड लोग नहीं हैं कि हम पैदा हुए तो पिता ने सोच लिया कि इस स्कूल से इसे जो है 8th तक पढ़ाना है, फिर 12th यहाँ से पढ़ाना। कुछ भी जिंदगी में प्लान नहीं था। जिंदगी जिस तरफ चलती गई हम उस रास्ते पे बढ़ते गए और एक जुनून था कि जहाँ रहेंगे वहाँ बेहतर करेंगे, सबसे अच्छा करेंगे। शायद इसी चीज़ ने आज यहाँ तक पहुँचाया। जैसा कि आपने बताया कि गांव की पृष्ठभूमि से आया, लेकिन खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार की जो फैमिली होती है उनका, उनके खासकर माता पिता का और उनके खानदान वालों का ये सपना होता है कि हाँ बेटा IAS बने, IPS बने या डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। लेकिन आपने जब अपने घर वालों का मैं शायर बनूंगा, ये कितना बड़ा चैलेंज था अपने घर के लिए आपके? दरअसल हाँ, ये मेरे लिए भी यही दबाव था और मैं इसे बहुत झेलता रहा। और एक वक्त तक जब मैं मतलब उत्तर प्रदेश में यश भारती पुरस्कार मुझे मिला और मैं अच्छा मुशायरों में पैसे कमाने लगा, तब भी वालिद साहब को ये लगता था कि काश मैं IAS बन गया होता, काश मैं MBBS बन गया होता। और उनके कुछ दोस्त थे जिनकी नज़र में आज मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, फिर भी उन्हें लगता है कि मैं IAS क्यों नहीं हूँ। तो ये गांव की मानसिकता है और उन्हें लगता है कि दुनिया में 2 ही 3-4 नौकरियां हैं जो अगर आदमी पा जाए तो सम्मानजनक है और बेहतर है। उन्हें ये कभी नहीं समझ में आता। उनकी कमी भी नहीं है, वो ऐसा ही उनका अप्रोच है। उन्हें लगता है कि नहीं, आदमी या तो IAS होगा तो DM हो जाएगा, IPS हुआ तो SP हो जाएगा, MBBS हुआ तो नर्सिंग होम होगा, बहुत पैसे होंगे। वो एक मानसिकता है लोगों की। तो जो है मैं उस दबाव को झेलता रहा और दरअसल कोई किसी को बताता नहीं परिवार को कि मैं अब शायर हो गया हूँ। जब आपकी शोहरतें अलग अलग जगहों से, अब जब आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए आ गया तो थोड़ी आज़ादी मिली, तो मंचों पे जाना और मतलब घर वालों को बिना बताए भी आप सफ़र कर रहे हो, जा रहे हो, थोड़े पैसे आने लगे, अखबारों में छपने लगा। पहली बार जब अखबार में नाम छपा हिंदी अखबार में तो लगा था कि जन्नत मिल गई। तो वो जो भाव है ना, उन सबको जिया है मैंने। और फिर एक वक्त के बाद वालिद साहब को लग गया कि हाथ से निकल गया है, तो उन्होंने दबाव डालना कम कर दिया। और मैं उन्हें कभी ये नहीं कह रहा था कि मैंने UPSC करना छोड़ दिया। मैं तैयारी करता रहा कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, कहता था कि UPSC की तैयारी कर रहा हूँ और चल रहा था कवि सम्मेलन, मुशायरा। तो जिंदगी ऐसे ही चलती रही और फाइनली मान लिया उन्होंने कि मैं शायर हो गया हूँ। आपके जो बेहद पसंदीदा शायर कोई हो जो आप जिनसे आपको प्रेरणा मिली हो कि मुझे इनके तरह शायरी करना हो, या जिनको पढ़ के लगा कि नहीं मुझे भी इस तरह कलम को उठाकर मुझे मतलब अपने कलम बंद करना है शायरी को? देखिए, ये सवाल मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं किसी एक को चुनूं, चूंकि मेरी जिंदगी पे किसी का बहुत प्रभाव नहीं था। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैंने सबको ज़मीन में बैठ के सुना है। मैंने बशीर बद्र साहब को, मेराज फैजाबादी को, राहत इंदौरी साहब को, सुरेंद्र शर्मा जी को, वसीम बरेलवी साहब को, हरिओम पवार को, इन तमाम बड़े लोगों को, सोम ठाकुर को, सबको ज़मीन में बैठ के सुना है। सब ने मतलब कहीं ना कहीं सबको सुन के सराहा है मैंने। लेकिन पहले दिन से मुझे लगता था कि नहीं, मुझे किसी जैसा नहीं बनना है, मुझे अपने जैसा बनना है, मुझे अपनी पहचान बनाना है। और इसीलिए मैं ये नहीं मानता कि मुझ पे किसी का प्रभाव है। मैं अपनी विधा का, अपने फन का अनूठा भी हूँ, अलग भी हूँ। और मुझे याद है कि प्रतापगढ़ में एक बार कवि सम्मेलन था। कवि सम्मेलन सुबह के 3:30 बजे ख़त्म हुआ। बशीर बद्र साहब और कई बड़े नाम थे, तो लोग दौड़े ऑटोग्राफ लेने के लिए, मैं भी दौड़ा। फिर करीब पहुंचते पहुंचते मुझे लगा कि नहीं यार, जिंदगी में ऑटोग्राफ देने हैं तो लेना क्या। वो बहुत छोटा वक्त था, मतलब उम्र बहुत कम थी। तो फिर जब मैं जर्नलिज्म कर रहा था, मुझे याद है पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, तो फिर एक दिन महसूस हुआ कि नहीं, मैं खबर बनने के लिए आया हूँ, खबर बनाने के लिए नहीं आया हूँ। तो वो अंदर से आती थी आवाज़ एक, और इसलिए मैं ये नहीं मानता कि किसी ने मेरी ज़िंदगी पे प्रभाव डाला। हाँ, मुल्क में जो कुछ घट रहा था उसने मुझ पे प्रभाव डाला। हालात, समाज में जो कुछ हो रहा था, समाज किस तरह संवेदनहीन हो रहा था, मैं बहुत संवेदनशील हूँ। तो 2010 के बाद का जो हिंदुस्तान है, उसमें जो कुछ घट रहा था उसने मुझे बहुत प्रभावित किया और मेरी कविता को एक दिशा भी दी उसने। पहले जो मैं जुल्फ और आंचल और प्रेम के गीत रचने की सोचता था, फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे दर्द गाना है, मुझे पीड़ा गानी है, और फिर मैंने नज़में कहनी शुरू की। तो जैसा आपने भी कहा कि
मुझे जुल्फ आंचल और मोहब्बत प्रेम की शायरी से हटकर अब समाज के दर्द को गाना मुझे, तो आपको क्यों ना कहा जाए कि आप हबीब जालिब के कहीं करीब दिखते हैं? नहीं, हबीब जालिब को मैंने बहुत बाद में सुना और ये मैं मानता हूँ कि मुझे देर लगी। मैं 2016 में हबीब जालिब को मैंने सुना, हाँ 16 में। और हबीब जालिब तब तक मैं खूब पॉपुलर था, मुझे यश भारती मिल चुकी थी। तो हबीब जालिब को सुनने के बाद लगा कि यार ये वो बंदा है, मतलब ये वो शख्स है, मैं जिसके जैसा हूँ या जिसके जैसा बन सकता हूँ या जिसको अपनाना चाहिए। हबीब जालिब की नज़में, और हबीब जालिब की सिर्फ नज़में नहीं, उनकी ज़िंदगी कितनी दुश्वारियों भरी रही, कितना झेला उन्होंने, सीधे हुकूमत से लड़ते रहे। तो सरहद के उस पार के एक शायर ने कि उसके इनकलाब ने बहुत मुतासिर किया। और मुझे लगता है कि आप बहुत संवेदनशील हैं, बहुत मोहब्बत भरे हैं, तभी आप इनकलाब ला सकते हैं या इनकलाब आपके अंदर आ सकता है। तो हबीब जालिब, अब मैं कहता हूँ कि उनको सुनने के बाद लगा कि अब तक ज़िंदगी में जो कुछ कहा है, सारी नज़में जो है वो हबीब जालिब की एक नज़्म पे न्यौछावर की जा सकती हैं। हबीब जालिब को कुछ पसंदीदा एक? नहीं, हबीब जालिब का तो सब पसंद है। लाइन जो जुल्मत को जिया क्या लिखना, वो जो नज़्म है उनकी, और दस्तूर जो उनकी नज़्म है वो भी बहुत पसंद है। उसके अलावा जो कुछ गज़लें भी उन्होंने कहीं वो भी बहुत शानदार हैं। सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाज गम नहीं करते फ़कत तकरीर करते हैं। हमारी शायरी में दिल धड़कता है ज़माने का, जो हम महसूस करते हैं वही तहरीर करते हैं। तो हबीब जालिब ने बहुत लुभाया मुझे, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, उत्तर प्रदेश से मूलतः उत्तर प्रदेश से आते हैं, और मुशायरे और कवि सम्मेलन को हम राजनीतिक स्तर पर आप दोनों में क्या अंतर कर पाते हैं? दोनों में बहुत अंतर है। भाषा का अंतर तो है ही, दोनों की ऑडियंस भी बहुत हद तक अलग है। कवि सम्मेलनों का बहुत राजनीतिक इस्तेमाल हुआ है इस देश में, और जिसको समझा भी नहीं गया। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मैं जब 2010 से 2012, 13, 14 कवि सम्मेलनों में खूब सक्रिय था, कवि सम्मेलन खूब पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि आरएसएस ने किस तरह कवि सम्मेलनों का इस्तेमाल किया है। उनका एक विंग है, लिटरेरी विंग, संस्कार भारती। संस्कार भारती के बैनर तले हुए कवि सम्मेलन मैंने खूब पढ़े हैं। तो मैंने वहाँ बैठ के देखा है कि किस तरह से अपनी विचारधारा को कवि सम्मेलनों के जरिए जनता के दिलो दिमाग में डाला गया। मैंने ये देखा कि उनकी कविता जो है वो शुरू होती थी कश्मीर से, पाकिस्तान से, और ख़त्म होती थी आके भारत के मुसलमान पर। मैंने वो करीब से बैठ के सुना है। आज भी कवि सम्मेलनों को लेकर के ग्रामीण अंचलों में एक सम्मान है। कवियों को बौद्धिक माना जाता है और लगता है कि कवि निष्पक्ष है और सच बोल रहा है। तब और आसान हो जाता है अपनी वैचारिकता को जनता के अंदर तक घुसेड़ना, जैसा इस देश में कुछ चैनलों ने किया कि उनकी बड़ी कबूलियत थी, बड़ी स्वीकार्यता थी, लेकिन पिछले 7-8 साल में उनकी पक्षधरता ने सरकार का बड़ा फायदा किया। तो कवि सम्मेलनों के जरिए वो हो रहा था, मैंने उसे करीब से देखा। और उसके बाद फिर मैं 2014 के आसपास, 13 के आसपास मुशायरों की दुनिया में आया। और मुशायरों में आने के बाद मुझे लगा कि यहाँ तो शाम से शुरू हो रही है लबो रुखसार, जुल्फ आंचल, खत, नवाबियत, हुकूमत, बस इससे ज़्यादा कुछ सोचा ही नहीं जा रहा। मतलब पूरी तरह से वो ऑडियंस जो है सुबह जा रही है तो न तो कोई पॉलिटिकल मैसेज लेके जा रही है और ना कोई पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश है। मुझे लगा कि मुझे इस प्लेटफॉर्म को बदलना चाहिए और मैंने उस प्लेटफॉर्म को बदला। वहाँ ग्लैमर नहीं था, पैसा नहीं था। कवि सम्मेलन और मुशायरे में फ़र्क यह था कि जिस वक्त कवि सम्मेलन का शायर एक कवि सम्मेलन का 1 लाख रुपया मानदेय ले रहा था, उस वक्त जो सबसे बड़ा कवि था, उस वक्त मुशायरे का सबसे बड़ा शायर 15,000 रुपये पेमेंट ले रहा था। तो ये फ़र्क था, मैंने उस फ़र्क को ख़त्म किया। जी, आगे मैं आऊँगा इस सवाल पर, लेकिन जो सवाल कि जैसे मैं जिस लाइन में हूँ, मैं एकेडमिक्स में हूँ, तो एकेडमिक्स में भी एक माना जाता है कि गॉड फादर की बहुत बड़ी भूमिका होती है अपने विद्यार्थी को या अपने रिसर्चर स्टूडेंट को आगे बढ़ाने में। उसी तरह मुशायरे में भी एक क्योंकि मैं मुशायरे पे अपना PhD चैप्टर लिख रहा हूँ, तो उस मुशायरे में मैंने पढ़ा और मुझे लगा कि उसमें उस्ताद की बहुत बड़ी भूमिका होती है, या कोई ऐसा आपके जो जिसे आप गुरु मानते हैं। तो उस तरह इस उस्ताद की भूमिका को मुशायरे में किसी युवा शायर को अपने आप को स्थापित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, इस पूरे उस्ताद की भूमिका पर आपकी क्या राय है?
दरअसल ये ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन दुनिया में कुछ लोग अपवाद बन के पैदा होते हैं। मैं, चाहे वो मुशायरा हो चाहे वो राजनीति हो, दोनों में अपवाद, मैं मानता हूँ कि मेरे साथ अपवाद जुड़ा रहा। शुरू में प्रतापगढ़ में जब मैं 2006-07 जब बिल्कुल बच्चा सा था, तो हमारे यहाँ एक अवधी के कवि थे आद्या प्रसाद उन्मत्त जी, तो वो बड़े अच्छे व्यक्ति थे, तो उनकी कविताएं बड़ा प्रभावित करती थी। लेकिन अवधी भाषा की अपनी लिमिटेशंस थी, वो 4-5-6 ज़िले, उससे आप आगे जा नहीं सकते थे। तो मैं उनके पास बैठा खूब, उनका बड़ा आशीर्वाद रहा। प्रतापगढ़ में पैदा हुए हर साहित्यिक व्यक्ति को उनका आशीर्वाद रहा, मैं ये मानता हूँ। उनको कम पढ़ा गया, उनको उनके साथ न्याय नहीं हुआ अवधी भाषा में, मेरा अपना मानना है। तो और मैं कभी कुछ बना तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनके साथ, जुमई खां आज़ाद के साथ, 2 बड़े नाम रहे प्रतापगढ़ में अवधी भाषा के, जिनके साथ न्याय होना चाहिए था। तो मैं उनके पास बैठा, उनका आशीर्वाद भी रहा। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो बहुत ज़िले स्तर के कवि सम्मेलन या फिर मंडल स्तर के कवि सम्मेलन में ही भाग ले सकते थे आप, और मेरी भाषा अवधी में मुझे कविताएं नहीं लिखनी थी। तो उसके बाद फिर कभी कोई गुरु उस्ताद जैसा कुछ रहा नहीं कॉन्सेप्ट जिंदगी में। मैं तो आया ही था दायरे तोड़ने के लिए, जो बाउंड्रीज थी उनको तोड़ने के लिए। तो मैं तो मतलब मैंने बड़ों की दुश्मनी झेली बनिस्बत इस पे कि उनका सर पे हाथ रहता। मैं जानना चाहता हूं कि जब आप बिल्कुल आपका कोई बैकग्राउंड नहीं था, नया शायर फैमिली से, ना आपका कोई उस्ताद था, तो उस मुशायरे पे के प्लेटफॉर्म पे जो हेजेमनी था, उस हेजेमनी को आपको चैलेंज करने में और अपना जगह बनाने में क्या दुश्वारियां हुआ, उस दुश्वारी को थोड़ा जानना चाहता हूं। दरअसल मुझे याद है कि 2012 था शायद, आजमगढ़ में एक मुशायरा था, मैं उसमें आमंत्रित था। मैं हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट रहा, तो मेरा तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा नहीं था, जिसको आप कहते हैं ना उच्चारण। तो मैं पहली बार मुशायरे में बुलाया गया था मुझे कवि सम्मेलन में, जब मैं पॉपुलर हो गया, कवि सम्मेलन में पैसे बेहतर थे, तो मैं गया तो एक बड़े शायर ने मुझ पर बड़ा पीछे से तंज किया। तो बहुत कचोटा वो मन को कि मतलब इतना भी बर्दाश्त नहीं, सिर्फ आपका तलफ़्फ़ुज़ एक जगह ज़बान फिसल गई तो पीछे से तंज हुआ। बड़े नाम, बहुत बड़े नाम थे वो, तो मैं नाम नहीं लूँगा। तो मुझे उस दिन लगा कि नहीं यार, इस इंडस्ट्री को तो बदल के रख देना है, मतलब इस पे राज करना है। और फिर वो दिन, और मैंने फिर तकरीबन 6-7 महीने मुशायरों का जो पूरा, मुशायरों की जो राजनीति थी, गणित था, उसको मैंने समझा। और समझने के बाद फिर मैंने सोचा कि 20-20 हज़ार की, 50-50 हज़ार की भीड़, दरअसल देश को ये समझना पड़ेगा, मुसलमानों के पास, जो मुस्लिम ऑडियंस है, उसके पास एंटरटेनमेंट का जरिया बहुत कम है। वो म्यूजिकल शो में नहीं जाता है, वो डांस के प्रोग्राम अटेंड नहीं करता है, मजहबी मजबूरियां भी हैं, समाज का दबाव भी है। बहुत सारे लोग गांव में ऐसे भी हैं जिनके पास आज भी टीवी नहीं है बेचारों के पास। तो मुशायरा उनके लिए मनोरंजन का बहुत बड़ा साधन है गांव में आज भी। नो डाउट मुशायरों के जरिए अदब की परवरिश भी होती है, उर्दू की परवरिश भी होती है, लेकिन एक बड़ी ऑडियंस है जो अपना एंटरटेनमेंट तलाश करने आती है। मैं जिस वक्त मुशायरों में पॉपुलर हुआ, वो दौर था जब मल्टीमीडिया मोबाइल हमारे हाथ में आ रहे थे। तो जो ये उस्ताद वाली कैद टूटी ना कि मैं बिना सीढ़ी के बिना बैसाखी के आगे बढ़ गया, उसका कारण था मल्टीमीडिया मोबाइलों का लोगों के हाथ में पहुंचना, ब्लूटूथ के जरिए लोगों का शेयर होना। मैंने जब पहली नज्म कही मदरसे पर जी, और मुझे याद है कि जिस दिन मैंने वो नज्म पढ़ी, पहले तो ये होता था कि अखबारों में आपका एक शेर छप गया तो बहुत बड़ी बात थी, या फिर ईटीवी उर्दू आपको अगर प्रसारित कर दे तो आपकी ज़िंदगी बन गई। ये 2 माध्यम थे, दोनों माध्यम मुझे कबूल नहीं करते थे, क्योंकि मैं हिंदी से आया था तो उर्दू वाले हिंदी वाला कह के खारिज करते थे। और जाहिर सी बात है, मैं एकेडमिक तौर पे उर्दू की पढ़ाई नहीं थी मेरी, तो वो सब फ़न मुझ में नहीं था। मैं आज़ाद नज़में कहता था या तरन्नुम में नज़में पढ़ता था, लेकिन मंचीयता थी मुझ में। वो मंचीयता और परफॉर्मेंस जो था उसने, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ व्यक्ति इतना बकैत हो जाता है कि वो कहीं भी कुछ भी मतलब वो सुना सकता है, प्रभावित कर सकता है लोगों को, मेरा मानना है। तो जब मैंने पहली नज़्म पढ़ी प्रतापगढ़ के एक मुशायरे में, मुझे याद है मुझे 500 रुपये मिला था उस दिन, बड़ी रकम थी वो। और उस एक नज़्म ने वो कमाल किया कि मुझे याद है कि मैं कई बार ऐसा हुआ कि मैं ट्रेनों में जा रहा हूँ, तो वीडियो तो तब था नहीं कि कोई आपको पहचान लेता,
तब ब्लूटूथ से ऑडियो शेयर होता था। तो मेरी नज़में ट्रेनों में लोग सुन रहे हैं, ऑडियो में, मोबाइल में, हम मदरसे वाली नज़म। तो चाइना का मोबाइल है तो जोर की आवाज़ है और पूरा डब्बा जो है वो गूंज रहा है। तो मैं खुद ही अच्छा बैठ के मंद मंद मुस्कुरा भी रहा हूँ कि मैंने ही इसको पढ़ा है और कोई मुझे पहचानता भी नहीं। तो वो पॉपुलैरिटी जो थी ना, वो घर घर तक पहुंची वो नज्म। उस नज्म के बाद मुशायरे के जो कन्वीनर लोग होते हैं, जो आयोजक होते हैं, उन पे दबाव बनना शुरू हुआ कि ये लड़का कौन है, इसको बुलाओ। तो पहले होता था कि उस्ताद नाम दे रहे हैं, जो मुशायरों के जो मठाधीश हैं वो नाम दे रहे हैं, तभी आप बुलाए जा रहे हैं। इधर एक नाम ऐड होने लगा बिना उनकी मठाधीसी के भी, कि नहीं इस लड़के को बुलाओ, ये मदरसे वाली नज्म किसने कही है, इस लड़के को बुलाओ। तो अच्छा, प्रतापगढ़ में भी कोई उस्ताद शायर नहीं था जो मुशायरों में बहुत पॉपुलर हो। तो नाजिश प्रतापगढ़ी के बाद कोई बचा ही नहीं। तो मुझे तो कोई नहीं मिला जो मुझे कबूल करता। मुझे याद है इलाहाबाद के एक बड़े प्रोफेसर ने यूनिवर्सिटी के बोले, कहाँ प्रतापगढ़ में शायर पैदा होने लगे यार, शायर तो अलीगढ़ में पैदा होते हैं, रामपुर में पैदा होते हैं, आजमगढ़ में पैदा होते हैं। तो मैंने सुना, मैंने कहा ठीक है, सब बताएंगे किसी दिन। और आज सब परेशान हैं। इसी मदरसे वाले लाइन से आप, मैं कहीं सुना कि आप उमरा पे गए थे, कुछ ऐसा इंसिडेंस? हाँ 2012 में मैं पहली बार जो है इंडियन एम्बेसी ने मुझे बुलाया इसी नज्म के पॉपुलर होने के बाद। एम्बेसी हर साल वहाँ एक मुशायरा करती है, तो उन्होंने बुलाया जद्दा में एक मुशायरे में, और मैं गया। तो पहली बार विदेश गया, और वो 2 चीज़ों की वजह से मुझे याद है। ये नहीं बताया गया कि मानदेय क्या रहेगा, लेकिन अब यह है कि आप विदेश जा रहे हो, फ्लाइट का टिकट आ गया और जो भी मिलेगा, आप विदेश जा रहे हो। बहुत छोटा सा था मैं, जाहिर सी बात है, 11 साल पहले, वही जो है 24-25 साल का लड़का। तो जब मैं गया उस मुशायरे में, तो मुशायरा शुरू होने से पहले जो सीजी होते हैं, कौंसल जनरल, उन्होंने एक अपनी जो शुरुआती मुख्य अतिथि वाला भाषण होता है, उन्होंने भाषण किया। तो अपने भाषण में उन्होंने कहा कि भाई आज यहाँ कम से कम 2000 की गैदरिंग थी, और इंडिया का जो पूरा क्लास है वो वहाँ पे बैठा हुआ था, जो वहाँ रहता है जद्दा में। तो उन्होंने अनाउंस किया कि भाई आप सारे लोग इकट्ठे हैं और ये अच्छा मौका है, मैं चाहता हूँ कि एक अनाउंसमेंट कर दूँ। उन्होंने कोई नंबर गिनाया कि हिंदुस्तान के इतने कैदी हैं जो यहाँ की जेलों में कैद हैं और सज़ा पूरी कर चुके हैं, लेकिन जुर्माने की रकम नहीं अदा कर पाए हैं, इसलिए उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। तो हम सब से जो है वो कंट्रीब्यूशन मांग रहे हैं कि आप लोग डोनेट करिए ताकि उन कैदियों को छुड़ाया जा सके। तो मुझे पता नहीं था कि मेरा मानदेय कितना है। जब मैं पढ़ने के लिए खड़ा हुआ तो मैंने कहा कि दोस्तों, मैं बहुत मुकद्दस जगह पे आया हूँ, और मैं यहाँ ये सोच के आया था कि यहाँ मुझे जो भी पेमेंट मिलेगा मैं उससे अपनी माँ के लिए कुछ लेके जाऊँगा, क्योंकि मैं यहाँ बहुत मुकद्दस जगह पे खड़ा हूँ। लेकिन सीजी साहब को सुनने के बाद मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा ज़रूरी काम यह है कि मेरे उस पैसे का कुछ जायज़ इस्तेमाल हो। तो मुझे ये नहीं पता है कि मेरा पेमेंट कितना है, लेकिन मेरा जितना भी पेमेंट है मैं पूरा का पूरा डोनेट करता हूँ। तो पूरी ऑडियंस जो है वो 2000 की, ये बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि पूरी 2000 की जो ऑडियंस है वो खड़ी हुई और उन्होंने तालियां बजाईं। और फिर एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा कि मुझे पता नहीं, इस बच्चे से मैं बहुत प्रभावित हूँ, और इसका जो भी पेमेंट होगा इसका 2 गुना मेरी तरफ से मुझे बाद में, इसका पेमेंट तो ठीक है आप लोग ले लीजिएगा, 2 गुना मैं इसको अपनी तरफ से दूंगा। तो मैं सारा पेमेंट डोनेट करने के बाद भी मुझे सारे शायरों से ज़्यादा पेमेंट बाद में आया। किसी और ने मुझे आकर के उस मतलब पेमेंट किया, 10 गुना पेमेंट किसी एक ने किया, और मैंने तकरीबन 1 घंटा पढ़ा उस मुशायरे में। और अगले दिन अरब न्यूज़, जो सबसे बड़ा वहाँ का लीडिंग अखबार है, उसने हेडिंग लगाई कि यंग पोएट स्टील्स शो इन मुशायरा। तो वो 16 कॉलम की खबर थी, जिसमें 8-9 कॉलम जो है वो मुझ पर लिखा कि इतना यंग लड़का, और पहली बार में उसने मुशायरा, जिसको कहते हैं ना तहस नहस कर देना, लूट लेना, जो मुशायरे की भाषा होती है। तो मुझे वो दिन याद है। अगले दिन हम उम्रा करने के लिए जा रहे थे, उसमें पैकेज में था कि आप मुशायरा पढ़ेंगे फिर उम्रा करने के लिए भी जाएंगे। तो सारे लोग अखबार का इंतज़ार कर रहे थे। तो हिंदुस्तान के सारे बड़े शायर थे उसमें, एक जो सबसे बड़े शायर थे वो भी अखबार का इंतज़ार कर रहे थे। हम लोग गाड़ी में बैठ चुके थे, एक ही गाड़ी थी जिसमें सारे शायर थे, वो ट्रेवलर वाली जो एक बड़ी गाड़ी होती है। तो जैसे ही अखबार आया, उन्होंने खोला, हेडिंग देखी, और उसके बाद पलट उसको पटक के अखबार का, यहाँ भी लोगों को शायरी सुननी नहीं आती। मैं पीछे बैठा हुआ था, मैं हंसने लगा। तो वो बड़ा शानदार वाकया था। और फिर हम उम्रा करने गए, और हम वहाँ खड़े होकर के खाने काबा के सामने हमने खुद से ये बात कही कि लोग कहते हैं कि शायरी जो है वो भटकाती है,
लेकिन शायरी ही सबसे बड़ा जरिया बनी कि आज मैं सबसे मुकद्दस और मुकम्मल जगह पे पहुंचा हुआ हूँ। तो ये मेरी ज़िंदगी का बड़ा शानदार वाक़या है। आप एक छोटे से गांव से एक लंबा सफ़र तय करके यहाँ देश के सबसे बड़े संसद पार्लियामेंट में पहुँच चुके हैं, तो वहाँ पे आने के बाद आप अपने आप निजी ज़िंदगी में एक शायर के रूप में देखना पसंद करते हैं, एक सांसद इमरान? एक्चुअली दुनिया चाहती है कि मैं बतौर सांसद अपने आप को देखूं। अब मैं कोशिश करता हूं कि मैं थोड़ा थोड़ा शायर रहूं, थोड़ा थोड़ा सांसद रहूं। दोनों जिम्मेदारियां निभानी है, जाहिर सी बात है। पहली खुद को लिए निभानी है, अपने फैंस के लिए निभानी है। एक बड़ा तबका है जो मुझे बतौर शायर आज भी चाहता है कि मैं उसी तरह मुशायरों में शिरकत करूं, क्योंकि मुशायरों को मैंने मैं उसे अपनी बड़ाई के नज़रिए से नहीं कह रहा हूँ, मुशायरों में एक नई ऑडियंस लेके आया मैं। मेरी वजह से आए वो, मुझे सुनते थे, सोशल मीडिया लोगों की ज़िंदगी में आ रहा था, तो मेरा अपडेट पढ़ करके कि मैं फला मुशायरे में आ रहा हूँ, एक वो 1001 आदमियों की भीड़ ऐसी किसी भी शहर में आ जाती थी जो कहीं और अपना एंटरटेनमेंट तलाश रही थी, कहीं और थी वो, लेकिन वो आई मुशायरों में क्योंकि उसे इमरान प्रतापगढ़ी को सुनना था। तो आज भी मैं कोशिश करता हूं कि उससे जुड़ा रहूं, लेकिन बतौर सांसद पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और एक बड़े स्टेट के प्रति मेरी जवाबदेही है। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं दोनों के साथ न्याय कर पाऊं, और इन दोनों के साथ इंसाफ करने के चक्कर में आप कहीं के नहीं बचते। मतलब खुद के लिए जो पर्सनल लाइफ है वो खत्म हो जाती है। ये एक नुकसान होता है जिंदगी में। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि जब मुशायरे के मंच पर जब अपना स्पेस बनाया, और आप बहुत सारे आपके विरोध भी हुए, लेकिन इसी रूप में आप कुछ आलोचक जो ये मानते हैं कि मुशायरे के मोदी हैं, इसका क्या प्रतिक्रिया? दरअसल आप इसे आलोचना मानिए, एक नज़रिए से तो आलोचना है, लेकिन वो तुलना जिससे कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि उनसे मेरी कभी तुलना की जाए। तुलना की जाए तो मुझे मुशायरों का राहुल गांधी कह सकते हैं आप, मैं चाहूँगा कि मुझे वो कहा जाए, लेकिन वो इस वजह से कह रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि मुशायरों में बहुत कुछ ऐसा हुआ मेरे आने के बाद जो पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने कहा ना, मुशायरों में स्टारडम नहीं था, पैसे नहीं थे, दोनों चीज नहीं थी। पैसे मांगने की हिम्मत भी नहीं थी हमारे शायर, बड़े शायरों में। मैंने कहा ना, जब कवि सम्मेलन का बड़ा कवि जो है वो 1 लाख रुपए मांग रहा था, तब उर्दू का सबसे बड़ा शायर 15,000 रुपए में खुश था। उसे लगता था कि बस इससे ज्यादा तो पैसा, एडवांस पेमेंट, ऑटोग्राफ, सेल्फी, ये सब तो कल्चर ही नहीं था ना। तो बिल्कुल रवायत टूटी, और उसकी बड़ी वजह थी ना कि लोगों के जहन में था, कुर्ता पजामा पहन के एक शायर आया है, पान खा के। कुछ ने तो मतलब ये था, अमूमन लोगों के बारे में मशहूर था कि उन्होंने जब तक एक पैग नहीं पी तब तक शायरी नहीं हो रही है। तो मैं इन सारे दायरों को तोड़ रहा था। वो जो सामने नौजवान पीढ़ी बैठी थी, उसे लगता था कि मेरी उम्र का है ये, मेरे जैसा है, और मुद्दों पर बात कर रहा है। मैंने मुद्दों की शायरी की। शायरी में इसलिए लोगों की मोहब्बतें मुझे ज्यादा हासिल हुई क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका दर्द कोई गा रहा है। वो मसले, वो मुद्दे जिन्हें मीडिया छोड़ दे रहा था, जिन्हें सरकारें एड्रेस नहीं कर रही थी, जानबूझ करके छोड़ दी जा रही थी। एक पूरे तबके को हाशिए पे ढकेलने के लिए जब सारी मशीनरी लगी थी, उस वक्त मैंने मुशायरे के प्लेटफॉर्म का एक सही इस्तेमाल किया। मुझे लगता था कि मैं यहां से उठाऊंगा। मैंने नजीब पर जब नज्म कही तो मैंने हिंदुस्तान भर में, मुझे हजारों ऐसे रिएक्शंस लोगों के मिले हैं कि जब माओ ने ये कहा कि हमने बेटा तुम्हारी वजह से जाना कि उस बच्चे के साथ क्या हुआ, उसकी माँ किस तरह रोती है, तो मुझे ऐसे दुनिया भर से ऐसे रिएक्शंस आए। तो वो जिन मुद्दों को मैंने कहना शुरू किया, फिर मैंने सिर्फ उस पर नज़में नहीं पढ़ी, मैं मुद्दों के लिए ज़मीन पे भी उतरा। मैं नजीब के लिए खड़ा हुआ, मैं तबरेज़ अंसारी के लिए खड़ा हुआ, मैं झारखंड में लिंचिंग हुई तो खड़ा हुआ, मैं पहलू खान की लिंचिंग हुई तो परिवार के पास गया, जुनैद को मारा गया तो मैं परिवार के पास गया। तो एक शायर जो है वो, उसका एक सीमित दायरा था, मैं उन दायरों से बाहर निकला। मैंने मंच पे आवाज़ उठाई बतौर नज्म, और फिर उससे नीचे उतरा। 2015 में जब अखलाक की लिंचिंग हुई तो उसके दूसरे दिन जामिया में मुशायरा था, और मैंने रात में नज्म कही, और नज्म कहने के बाद मैंने स्टेज से ऐलान किया कि मुझे नहीं पता है मेरा पेमेंट कितना है। तब तक मेरा पेमेंट ठीक ठाक था, लाखों में था, लेकिन मैं ये पूरा पेमेंट अखलाक के परिवार को डोनेट करूंगा, क्योंकि सरकार ने ऐलान किया था कि हम 10 लाख रुपया इस परिवार को दे रहे हैं बतौर मुआवजा।
हम आवाम से अपील करेंगे कि उस परिवार की मदद करिए और सरकार के पैसे को ठोकर मारा जाए। उसके बाद फिर बढ़ करके वो मुआवजा 40 लाख रुपए हुआ 2 दिन बाद। उसी स्टेज पे अरविंद केजरीवाल बैठे थे और अरविंद केजरीवाल ने माइक से ऐलान किया कि मैं सुबह अखलाक के परिवार से मिलने जा रहा हूँ। और मैं अगली सुबह मैं भी गया और मैंने वो लिफाफा जो मुझे मिला था, मैंने जस का तस उनके परिवार को दिया और मैं वापस लौटा। तो मैं जमीन पे भी खड़ा हुआ। तो लोगों को ये लगा कि नहीं यार, ये सिर्फ माइक से बात नहीं कर रहा है, मुद्दों पर जा भी रहा है। मैंने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया लिंचिंग के खिलाफ और एक दिन में हमने 2816 यूनिट ब्लड डोनेट किया, एहतजाज किया, विरोध दर्ज कराया लिंचिंग के खिलाफ कि हमारा खून सड़क पे बहा रहे हो, मत बहाओ, हम इसे डोनेट करते हैं, ये सेना के जवानों के काम आएगा, किसानों के काम आएगा। तो जब आप अपने मुद्दों पर स्टैंड लेते हुए दिखते हैं ना, तो आवाम का प्यार भी जो पहले कभी किसी को नहीं मिला था वो मुझे हासिल हुआ। शायद इसी वजह से लोगों को ये उपमाएं मुझे देनी पड़ी कि मैं मुशायरों का ये हूँ, मुशायरों का वो हूँ। हाँ, मैं मुशायरों का इमरान प्रतापगढ़ी हूँ। मैं नहीं सोचता कि मेरी तुलना किसी से की जा सकती है। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आपने इलाहाबाद में प्रचलित 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, बकैती और मठाधीश, जो कि छात्र बार बार सुनते रहते थे। लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता या एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में आपके मानस को बनाने में इलाहाबाद की क्या भूमिका रही? देखिए, इलाहाबाद आपके अंदर सब कुछ पैदा करता है, मेरा अपना मानना है। अब जो राजनीति हम दिल्ली में बड़े बड़े लोग जो बहुत दिन बाद सीखते हैं, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपको 3 साल में सिखा देती है। आप कटरा चौराहे पे बैठ के या फिर आसपास चाय की दुकानों पे बैठ के वो सीख लेते हैं, जिसे हम उस भाषा में बकैती कहते हैं। तो नो डाउट इलाहाबाद ने बहुत प्रभावित किया। कई सीनियर्स हैं जो उस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे, हमारे सीनियर थे, उनसे राब्ता हुआ। छात्र संघ का चुनाव इलाहाबाद का अपने आप में अद्भुत चुनाव होता है, आप जानते हैं। तो मैं कभी चुनाव नहीं लड़ा छात्र संघ का, लेकिन मैं चूंकि पॉपुलर था यूनिवर्सिटी में, तो हर छात्र नेता चाहता था कि मैं उसके साथ दिख जाऊं, उसके मंच पर दिख जाऊं। तो जाहिर सी बात है कि पूछा जाता था, मैं हाथों हाथ लेते थे लोग वो। अच्छा, जब मैं गांव से आया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तब तक मुझे ये नहीं पता था कि ये वाम पंथ क्या है, ये दक्षिण पंथ क्या है, क्योंकि मैं ऐसे पृष्ठभूमि से आया नहीं था। मैं एक सामान्य मुस्लिम परिवार से था, जहां ये सब चीजें तो गांव में तब तक नहीं पहुंची थी। अभी थोड़ा सा सोशल मीडिया आने के बाद पहुंची चीजें। तो इलाहाबाद आके ही बहुत सही गलत का फर्क पता चला। जब बहुत सारे लोगों को पढ़ा तब पता चला। उसी दौरान वो कवि सम्मेलन पढ़ रहा था मैंने, जिनका जिक्र किया, तो पता चला कि मतलब किस तरह से दक्षिण पंथ और वाम पंथ और एक बीच का एक रास्ता जो है, वो साथ तमाम रास्ते हैं, आपको किधर बढ़ना है। वो मानस तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने ही बनाया। मतलब मैं मानता हूं कि जो कुछ बनाया वो इलाहाबाद ने बनाया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने बनाया। तो जब आप अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कर रहे थे और उत्तर प्रदेश से आप हैं, तो उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी में अभी आप हैं, कांग्रेस पार्टी में आप राज्यसभा के सांसद हैं, तो वहाँ कांग्रेस की स्थिति तो उस समय भी मजबूत नहीं थी। तो वो कौन सी चीज़ है जिसने आपको समाजवादी पार्टी, जो मजबूत पार्टी है, या बहुजन समाज पार्टी की तुलना में कांग्रेस की तरफ मोड़ा? और एक इसी के साथ इनको यश भारती अवार्ड भी समाजवादी पार्टी नहीं दी है। ये सवाल बहुत पूछा जाता है और मेरे लिए हाँ ये सच है, ये मुश्किल था कांग्रेस से जुड़ना, क्योंकि जाहिर सी बात है उस समय 2 क्षेत्रीय पार्टियां बहुत मजबूत थीं और बेहतर ऑप्शंस थे। और कम से कम समाजवादी में धर्मेंद्र मेरे सीनियर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उस समय वो सांसद हो चुके थे। तो मेरे लिए बहुत आसान था। सरकार भी थी उस समय समाजवादी की उत्तर प्रदेश में, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि मैं सिर्फ एक राज्य के लिए राजनीति नहीं करनी है मुझे। मैं देश भर में मेरी पहचान है, मुझे देश भर में सुना जाता है, दुनिया भर में सुना जाता है। तो मैं किसी क्षेत्रीय दल से नहीं बंधूंगा। और 2017 बीतते बीतते और 18 की शुरुआत में मेरी राहुल जी से कुछ मुलाकातें हुई। मुझे बुलाया गया, मैं बैठा उनके साथ। हम बड़ा नाम सुनते थे, बड़े भ्रम थे उनको बारे में। मीडिया ने जो उनकी इमेज बनाई थी वो उसके कुछ अंश मेरे भी दिमाग में थे और मैंने बड़े खुल के उनसे सवालात किए। तब मेरे विचारों में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आई और मुझे लगा कि नहीं यार, देश को तो ये बंदा चला सकता है। फिर मैं उनसे साल भर तकरीबन मिलता रहा, अलग अलग वक्त में घंटों घंटों मेरी उनसे बातें हुई। और एक दिन मुझे लगा कि नहीं यार, इस शख्स के लिए कांग्रेस से जुड़ना चाहिए।
और मैं कांग्रेस से बाद में जुड़ा, राहुल गांधी से पहले जुड़ा। तो देश दुनिया में अगर मैं किसी को अपना नेता मानता हूं तो उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है। अभी आप कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं। आमतौर पे ये माना जाता है समाज विज्ञान की दुनिया में भी कि बाबरी मस्जिद की टूटने की एक ऐसी घटना हुई और उसमें चूँकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी जिससे मुसलमान कांग्रेस से दूर हुए, और अभी ये माना जा रहा है कि शायद वो धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ मुड़ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के प्रभाव के कारण भी। लेकिन एक अध्यक्ष के रूप में, अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष के रूप में आपने कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे मुसलमानों के मन में जो कांग्रेस को लेकर भ्रम हो दूर हो सके? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि उस घटना ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलो दिमाग में बहुत गहरा असर डाला, और वक्त वक्त पर वो जो जख्म था उसको कुरेदने वालों ने कुरेदा भी खूब। उसे कुरेदने में भारतीय जनता पार्टी भी शामिल रही और तमाम ऐसे और संगठन जो दूसरे पक्ष की तरफ से थे वो भी खड़े किए गए उन्हें कुरेदने के लिए। बतौर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष बनने के बाद मुझे दो घटनाएं थीं जिन पे बहुत सारे सवालात होते थे। चूँकि मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का चेयरमैन हूं तो मेरे साथ सिख भाई भी जुड़ा है। मैं उसमें 6 कम्युनिटीज़ हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, मुसलमान। तो मैंने संवाद करना शुरू किया, मैं लोगों के बीच में गया। लोगों का थोड़ा विश्वास था मुझ में, इसमें कोई दो राय नहीं। लोगों को लगता था कि मैं उनकी आवाज़ हूँ, उनके लिए बोलता रहा हूँ, हुकूमतों के खिलाफ बोलता रहा हूँ, और मुझे यश भारती दी सरकार ने, लेकिन मैंने कभी उसका बोझ अपने कंधे पे महसूस नहीं किया। मैं 2014 से पहले की भी जो सरकार थी उसके समय भी इसी मुखर आवाज़ में बोलता था। तो एक भरोसा था लोगों का थोड़ा बहुत मुझ में। और फिर जब मैं लोगों के बीच गया तो मैंने एक बात कही कि इस हिंदुस्तान में, मुल्क में कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिनकी वजह से आप नाराज़ होकर के अपने घर से वापस कहीं और चले गए। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस आपका घर है। कुछ बेहतर की तलाश में आप जहां गए, शायर की एक भाषा होती है बोलने की, तो मैंने कहा कुछ बेहतर की तलाश में जहां आप गए, आज 25 साल बाद, 30 साल बाद आपको ये महसूस हो रहा है कि आप जिस बेहतर की तलाश में गए थे वो आपको नहीं मिला वहां, तो वापस लौट आइए। हम गले लगाने के लिए तैयार बैठे हैं, हम इज्जत भी देंगे, मोहब्बत भी देंगे, मरहम भी लगाएंगे। तो और मुझे लगता है कि जिस बेहतर की तलाश में लोग गए थे उससे एक पूरी पीढ़ी जो है वो पछतावे की मतलब शक्ल में भी थी। उसे लग रहा था कि कुछ बेहतर नहीं मिला। उस घटना के बाद जन्मी हुई जो पार्टियां हैं उन्होंने भी कुछ बेहतर तो नहीं दिया। वो एक घटना इतिहास के दामन में एक बड़ी घटना है, इसमें कोई दोहरा नहीं। और जब मैं सरदार भाइयों के बीच में गया, मैंने सरदार भाइयों का एक कन्वेंशन किया और मैंने बड़े खुल के बात की। तो हमारे डिपार्टमेंट में जो कुछ लोग हैं जो सरदारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने हमसे कहा कि मत करिए सरदारों का कन्वेंशन, जब आप बात करेंगे तो आपसे सवाल पूछा जाएगा सिखों के प्रति जो घटनाएं घटी हैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे सुनना है, सुनना तो पड़ेगा, बात तो करनी पड़ेगी लोगों से। और फिर बहुत सारे लोगों ने जब अपनी बात रखी तो मैंने एक ही बात कही कि आपके दिल में बहुत बड़ा जख्म है, लेकिन हमसे पूछिए हमारे दिल में कितने जख्म हैं। हम तमाम जख्म लेकर भी इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस के साथ खड़े हैं। तो आइए खड़े होइए। ये वक्त शिकवा शिकायत का नहीं है, ये वक्त ये है कि पुरानी चीज़ें भूलिए, आगे आइए, बढ़िए। खतरा संविधान पर है, खतरा लोकतंत्र पर है, उसे बचाने की ज़रूरत है। और मुझे लग रहा है कि इस बीच लोग लौट रहे हैं। राहुल जी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा से पहले भी जिस तरह से मुद्दों पर स्टैंड लिया है वो अपने आप में अनूठा है, और उनका जो पूरा राजनीतिक स्टैंड है वो बहुत मदद कर रहा है नाराज लोगों को वापस लाने में। तो हमारा डिपार्टमेंट उसके लिए काम कर रहा है और मुझे लगता है कि मैं कुछ हद तक कामयाब हूँ। आने वाले दिनों में और बेहतर हम कर पाएंगे। एक चीज़ ये भी देखने में आई है कि जो मुस्लिम युवा हैं, और मेरी भी कई मुस्लिम युवाओं से बातचीत होती रहती है, तो उनके भीतर एक आकर्षण है ओवैसी को लेकर। वो जिस तरीके से मुद्दों को रखते हैं, बातों को रखते हैं और भाजपा पर भी हमला करते हैं, तो एक मॉडल प्रस्तुत करते हैं। बिहार में भी उनको काफ़ी सफलता पीछे मिली। तो अगर वैचारिक स्तर पर ओवैसी को काउंटर करना हो आपको,
तो आप किस रूप में उसको देखेंगे? नहीं, मैं देखिए वैचारिक स्तर पर किसी व्यक्ति विशेष को काउंटर नहीं करना है। उनकी राजनीति से जो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है वो गिनाने की जरूरत है। वो जितना हमलावर, मैं देश के जो तमाम मुस्लिम नौजवान हैं उनसे कहना भी चाहता हूं, इस देश में सेकुलर लफ्ज को सबसे ज्यादा भला बुरा, मतलब भला नहीं सिर्फ बुरा किसी ने कहा है तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। उतना तो भाजपा के नेताओं ने भी नहीं कहा है, वो चाहे पार्लियामेंट हो चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो। इस देश के सेकुलर फैब्रिक, सेकुलर होने से इस देश किसका फायदा है और सेकुलरिज्म खत्म हो जाने से किसका फायदा है? इस देश के पढ़े लिखे लोगों को, सिर्फ मुसलमान नहीं, हर तबके के लोगों को ये समझने की जरूरत है। दूसरी बात, आंशिक रूप से कहीं एक सफलता अगर मिल गई हो तो लोगों की आंख बहुत जल्दी खुली। वो मुझे याद है 2017 में मैं राजनीति में नहीं था, नांदेड़ में उनके 13 कॉर्पोरेटर थे। उस समय मैं बतौर शायर गया, मैंने प्रचार किया था। अशोक चौहान जी से मेरे अच्छे रिश्ते हैं, मैं उनके मुशायरे में गया था, उन्होंने बुलाया मुझे प्रचार के लिए। ओवैसी की पार्टी के 13 के 13 कॉर्पोरेटर हारे, 0 सीट्स आई। उनके एक एमएलए जो मुंबई में जीते अगली बार वो हार गए। बिहार में 5 जीते तो 4 छोड़ करके चले गए। आंख खुलने की देर होती है और कोई खोलने वाला हो। देखिए उसका एक बड़ा कारण रहा सफलता का, उनके सफलता पाने का जो आंशिक सफलता है कि इस देश की किसी भी मजबूत आवाज ने उस कम्युनिटी के, मुस्लिम कम्युनिटी की किसी मजबूत आवाज ने कभी उनके खिलाफ बोला नहीं था। उनकी सच्चाइयां और उनकी राजनीति से भाजपा को होने वाले फायदे नहीं बताए थे लोगों को, मैंने बताए और मजबूती से बताए। मेरे खिलाफ जितने हमले हो सकते थे सोशल मीडिया पे वो हुए, पूरी ट्रोल आर्मी लगाई गई। जितना आप भाजपा की ट्रोल आर्मी का सुनते हैं जिक्र ना, उससे ज्यादा मैंने उनकी ट्रोल आर्मी को झेला है और झेल करके भी मैं डटा रहा। मैं कहता रहा लोगों से कि नहीं, उनकी राजनीति से भाजपा को बहुत फायदा हो रहा है और धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। इसीलिए प्रासंगिकता धीरे धीरे कम होती जाएगी, आप देखिएगा। और स्पेस इसलिए भी मिला कि संसद में उन मुद्दों को कोई और एड्रेस नहीं कर रहा था जिसको ओवैसी एड्रेस कर रहे थे। अब एड्रेस करने वाले लोग मौजूद हैं पार्लियामेंट में, तो धीरे धीरे अपने आप वो कमी पूरी होती जा रही है। एक आप पूछें और सबसे पहले मैं एक और सवाल पूछना चाह रहा था कि ये जो पसमानदा का पूरा मसला है, जिस पर ये माना जा रहा है कि आजकल भारतीय जनता पार्टी रेटोरिक के रूप में ही पर काफ़ी जोर दे रही है, तो क्या कांग्रेस के भीतर भी, खासतौर पर अल्पसंख्यक मोर्चे के भीतर भी इस तरह के वाद विवाद चलते हैं कि जो मुस्लिम हैं उसमें जो पसमानदा तबके उन पर ज़्यादा अलग से ध्यान दिया जाए? दरअसल ये भाजपा का खड़ा किया गया शिगुफा है और मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज इससे अवेयर है। रही प्रतिनिधित्व देने की बात, तो कांग्रेस पार्टी ने ऑलरेडी प्रतिनिधित्व दिया हुआ है। मेरा, जैसे मैं अपने डिपार्टमेंट में कहूँ, आप मेरे डिपार्टमेंट की लिस्ट उठा के देख लीजिए। मतलब हमने तो कभी ये सोचा भी नहीं कि कौन पसमानदा और कौन अशरफ, कौन मतलब एलीट। हम तो ये देख रहे हैं कि हाशिए पे मौजूद कोई व्यक्ति हो। राहुल जी ने मुझसे एक बार कहा था कि लोगों के बीच में जाओ, स्टेट्स में जाओ, जनपदों में जाओ, नई लीडरशिप निकाल के लाओ जिनको कभी मौका नहीं मिला। मैं वो कोशिश कर रहा हूं और मैं जब लिस्ट बनाता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले। मैं कोशिश करता हूं कि सरदार भाइयों को संगठन में प्रतिनिधित्व मिले, जैन को प्रतिनिधित्व मिले, ईसाई को प्रतिनिधित्व मिले। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का मतलब तो सिर्फ मुसलमानों का डिपार्टमेंट, ये नैरेटिव बना हुआ था। मैंने उस नैरेटिव को तोड़ा। और रही पसमानदा पॉलिटिक्स की बात, भाजपा किस पसमानदा पॉलिटिक्स की बात करती है? तबरेज अंसारी जिसको मार दिया गया लिंच करके, वो पसमानदा ही था। मिनहाज अंसारी पसमानदा था, पहलू खान पसमानदा था, जुनैद पसमानदा था। इस देश में लिंच किए गए 95% लोग पसमानदा हैं। किसने लिंच किया? लिंचिंग करने वालों को बाहर निकलने के बाद मालाएं किसने पहनाई? क्या प्रधानमंत्री जी बिल्किस को पसमानदा नहीं मानते हैं? जिसके बलात्कारी जब रिहा हुए तो उनके गृह राज्य में भाजपा के नेताओं ने मालाएं पहना के जिनका स्वागत किया। कौन से पसमानदा पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हो? आपने मदरसे के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दी। आपने मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद कर दी। आपका अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट जो है 40% के आसपास आपने घटा दिया।
आप कौन से पसमानदा पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं? किसी एक चेहरे को आप संगठन में जगह दे देंगे और फिर ढोल पीटेंगे कि हम तो पसमानदा। आपने बुनकर उद्योग बर्बाद कर दिया, आपने मुरादाबाद का जो पीतल उद्योग था उसको बर्बाद कर दिया आपने, जब उसे सहारे की जरूरत थी। आपने सहारनपुर का लकड़ी का कारोबार बर्बाद करके रखा हुआ है। आपने पूरे देश में पसमानदा मुसलमान ही तो छोटे छोटे कारोबार कर रहा था। आपने, आपकी पार्टी के संगठन से जुड़े हुए लोगों ने कर्नाटक में जिन ठेले वालों को मंदिर के आसपास तरबूज बेचने और फल बेचने के नाम पर उनके ठेले पलट दिए, उनको मारा, वो कौन लोग हैं? वो पसमानदा ही तो है ना। तो ये भाजपा की जो झूठी राजनीति है उसे देश का पसमानदा क्या, मैं तो कहूंगा कि हाशिए पे मौजूद व्यक्ति समझ रहा है, और वो शिगुफा है और वो शिगुफा ही रह जाएगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मसला आ रहा है, क्या आपको लगता है कि ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी समस्या बनेगा कि आखिर हम कौन सा रास्ता अपनाएं? मुझे तो लगता है कि भाजपा के लिए बड़ी समस्या है इसका ड्राफ्ट लाना। भाजपा ने शिगुफा उछाल दिया, बहुत पुराना सपना है उनका। लेकिन भारत इतना विविधताओं का देश है कि आप कौन सा ड्राफ्ट बनाओगे और उस ड्राफ्ट में क्या लिखोगे कि हम आदिवासियों के सारे जो पर्सनल लॉज हैं उसको छीन ले रहे हैं, हम सरदारों के पर्सनल लॉज छीन ले रहे हैं, हम HUF जो है वो खत्म कर दे रहे हैं। मुसलमान तो बहाना है, मुसलमानों के कंधे पे बंदूक रखनी है और हक किसी और का छीनना है। तो मुझे लगता है कि UCC का जो पूरा प्रोपेगेंडा है ये कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के गले की फांस है, इसीलिए अब तक ड्राफ्ट नहीं आया है। ड्राफ्ट कभी आया तो फिर डिबेट की जाएगी इस पे। मुझे लगता है कि अभी हवा में तीर मारने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने अभी कहा कि अपने संगठन में आप हर कम्युनिटी को कोशिश करते हैं कि बराबर का रिप्रेजेंटेशन मिले, लेकिन जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब का सबसे बड़ा पॉलिटिकल रैली में आर्गूमेंट यही होता है कि अब्दुल कब तक दरी बिछाएगा, उसके साथ वो शुरू करते हैं और वो हमेशा गिनाते हैं कि इस पार्टी में कितने मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है, इस पार्टी में कितने हैं। खासकर सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी में ज़्यादा वो हमला करते हैं कि सेकुलर पार्टियाँ मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल किया। और अगर हम हिस्ट्री देखें आज़ाद भारत में तो मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन खासकर पार्लियामेंट में अभी बिल्कुल डिक्लाइन कर रहा है। तो इस रिप्रेजेंटेशन को सुनिश्चित करने के लिए आप अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता होने के नाते अपनी पार्टी में इस मुद्दे को यानी मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन के सवाल को कैसे आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो नारा उन्होंने उछाला कि अब्दुल कब तक दरी बिछाएगा, ये एक गाली की तरह है। और आप इस देश के तमाम वो अकलियत के लोग जो राजनीति कर रहे हैं उनको आप गाली दे रहे हैं। आपकी भी सभा में तो अब्दुल ही दरी बिछा रहा है ना, कि किसी और से बिछवा रहे हैं आप, या आपके परिवार का कोई आकर के दरी बिछा रहा है। आपकी सभा में भी तो, ओवैसी साहब की सभा में भी तो कोई एक आम कार्यकर्ता ही दरी बिछा रहा है ना, उसको क्या हासिल हो रहा है? आपसे अगर मैं पूछूं कि क्या उनकी पार्टी का कोई संगठन है और उस संगठन में उनके बाद कोई दूसरा चेहरा है उनके भाई के अलावा? दिखता तो नहीं। तो रिप्रेजेंटेशन देने के नाम पे आपने क्या दिया है? उनके जो 7 विधायक हैं उसमें से एक अकबरुद्दीन ओवैसी को छोड़ के 6 के नाम जानते हैं आप? शायद नहीं जानते होंगे, पहचानते भी नहीं होंगे। तो वो किसको ला करके जगह दे रहे हैं? टीवी चैनलों पर जो जिन्हें आप सो कॉल्ड भाजपा का मीडिया कहते हैं, वो मीडिया अगर उन्हें जगह ना दे तो शायद आप भी उस तरह से उन्हें याद नहीं रख पाएंगे। तो बात यह है कि रिप्रेजेंटेशन जो कम हो रहा है अक़लियतों का, उसके तमाम जिम्मेदार लोगों में एक जिम्मेदार वो भी हैं। ये बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। आप जिस तरह की तकरीरें कर रहे हैं, आप जिस तरह से, दरअसल भाजपा उनका इस्तेमाल जो है ना, वो मुस्लिम वोटों के बंटवारे पे नहीं कर रही है, वो हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए कर रही है, और वो इस्तेमाल हो रहा है। उन्हें आज नहीं तो कल समझ में आएगा। आपने भी कभी कहा कि राहुल गांधी आपके सर्वमान्य नेता हैं, देश में हो चाहे विदेश, इंटरनेशनल हो या नेशनल, आपके लिए एक ही नेता है वो राहुल गांधी है। और आपने राजनीति में आने से पहले राहुल गांधी से कई बार मिले, जैसा कि आपने भी इंटरव्यू में बताया। तो राहुल गांधी से जुड़े कुछ ऐसा इंसिडेंस या कोई ऐसा वाकया जो आपको ज़्यादा मुतासिर किया हो और आप लगे नहीं राहुल गांधी ही अब हमारे नेता हैं? दरअसल किसी भी बौद्धिक व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल होता है किसी एक बार में किसी को बहुत अपना नेता मान लेना। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, तो एक बार में नहीं माना मैंने 10 मुलाकातें की, और हर मुलाकात में राहुल गांधी जो है वो कहीं ना कहीं दिल को छूते रहे। और जो उनकी सादगी है, देश को लेके जो विज़न है,
और जो परसेप्शन था उससे तो बिल्कुल अलग थे राहुल गांधी। मतलब जो उनकी इमेज थी बाहर, जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद आज देश को पता चला कि राहुल गांधी तो ये हैं। मैंने 2017 से व्यक्तिगत मुलाकातों में उन्हें देखना शुरू किया। मैं अक्सर सोचा करता था कि काश देश का एक एक व्यक्ति राहुल गांधी से एक बार व्यक्तिगत तौर पर जरूर मिल ले। जिस दिन देश का व्यक्ति उनसे व्यक्तिगत मिल लेगा उस दिन उसकी सारी अवधारणाएं एक झटके में टूट जाएंगी। और मैं राहुल जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाल के असली राहुल गांधी को देश से मिलवाया। और फिर देखिए भरम टूटे और उसका व्यापक असर देश पर दिख रहा है, राजनीति पर दिख रहा है। राहुल जी के बहुत सारे वाक्य हैं। नहीं, मैं इसी बात पे ज़्यादा जोर देना चाहता हूँ कि अब कुछ ऐसे, क्योंकि राहुल गांधी से सब लोगों को मिलना तो मुश्किल है, हम तो मिल नहीं पाएंगे, ये तो मिल नहीं पाएंगे, चाहे और प्रदेश के सारे युवा मिल नहीं पाएंगे, लेकिन आप रेगुलर उनसे मिलते रहे। तो कोई ऐसा इंसिडेंट जो देश जाने, दुनिया जाने कि राहुल गांधी के व्यक्तित्व में ये सब खूबियां हैं जिनको लोग को जानना जरूरी है। देखिए मैंने कहा ना, मैं बहुत सामान्य परिवार से हूँ, मेरे कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं। आज भी राहुल जी ने कभी मुझसे मेरे पिता का नाम नहीं पूछा कि आपके पिताजी कौन है, शायद जानते भी नहीं होंगे। लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को संगठन में सबसे बड़े पद पर नेशनल चेयरमैन बनाया। वो परखते हैं लोगों को, भरोसा करते हैं। फिर उसके बाद मेरे जैसे एकदम, जो एक अवधारणा थी कि कांग्रेस पार्टी में राज्यसभा तो 50 साल 60 साल के ऊपर के एक मान्यता है, सारी पार्टियों में यही मान्यता थी। तो राहुल जी पर्सनल बातचीत में बहुत पढ़े लिखे हैं। मुझे एक वाक्य याद है जी कि एक बार मैं, जो अभी बकैती शब्द आया ना, तो एक बार उनसे बातचीत हो रही थी तो मैंने कहा आपको कुछ देश के गैर राजनीतिक लोगों से मिलना चाहिए जो अलग अलग क्षेत्रों के हों। तो बोले उनसे मिलके क्या करना है? मैंने कहा थोड़ी बकैती सीखनी है। तो बोले व्हाट इज बकैती? तो मैंने कहा ये इलाहाबादी शब्द है, थोड़ी लफ्फाजी सीखनी पड़ेगी। वो बड़े सरल हैं, उनकी भाषा भी बड़ी सरल है। तो मतलब बहुत विनम्र हैं। व्यक्तिगत मुलाकात में वो आपको और विनम्र लगेंगे जितना वो राजनीतिक जिंदगी में लगते हैं। तो वो हंसने लगे, बोले ठीक है कुछ लोगों को बुलाना तुम। तो मैंने कुछ लोगों की लिस्ट दी और उसमें आपके दिलीप मंडल जी भी थे और भी कई बड़े नाम थे जो अलग अलग विधाओं के लोग थे। ये सारे लोग गए, तकरीबन 10 या 12 लोग थे। तो उसमें एक प्रोफेसर थे, उनसे बातचीत शुरू हुई। तो राहुल जी ने पूछा कि आप क्या पढ़ाते हैं? तो उन्होंने बताया। तो विवेकानंद जी का जिक्र आया कहीं पर। तो राहुल जी ने पूछा कि आप क्या सोचते हैं? तो उन्होंने जो अपना नजरिया था उन्होंने 2-3 मिनट में बताया। फिर राहुल जी ने 8 किताबें गिनाई कि मैंने विवेकानंद पर इनको पढ़ा, इनको पढ़ा, इनको पढ़ा, इनको पढ़ा, इनको पढ़ा। 8 किताबें। प्रोफेसर साहब तो हक्का बक्का, हम लोग भी एकदम चौंक गए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने इनको पढ़ा और इनके नजरिए से विवेकानंद ये हैं, इनके नजरिए से ये हैं, अब बात करिए। विश्वास करिए उसके बाद प्रोफेसर साहब एक शब्द नहीं बोल पाए। फिर मैंने नॉर्मल किया, मैंने कहा भैया आप यहाँ से देखते हैं, ये यहाँ से देख रहे हैं और इनका नज़रिया अलग है और आप अलग तरह से सोचते हैं। तो वो पर्सनल बातचीत में बहुत गहराई में किसी विषय पे जाना चाहते हैं। आप उनसे जब बात करेंगे राजनीति पर तो वो राजनीति की जो फिलॉसफी है उस पर, उसकी तह में जाना शुरू करते हैं। मैं एक बार अजमेर शरीफ चादर जानी थी, बड़ा मज़े का वाक़या है। तो एक रवायत है कि कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं हर साल चादर भेजते हैं गांधी परिवार की तरफ से। प्रधानमंत्री भी भेजते हैं, नरेंद्र मोदी जी भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस ही भेजती है, मैं कंफर्म कर दूं। तो राहुल जी से मुलाकात के लिए मैंने कहा कि इस बार मैं देश भर से, हर प्रदेश से एक एक नेता, बड़ा नेता जो है मुस्लिम समाज का, उसको बुलाता हूँ। तो चादर उनके साथ फोटो हो जाएगी, जाएंगे। तो तकरीबन 40 नेता थे अलग अलग प्रदेश के अलग अलग जगहों के। तो हमारी पार्टी के एक नेता हैं, वो दाढ़ी भी है, टोपी भी है, विधायक हैं, बड़े मजे के हमारे साथी हैं। तो मैंने उनको भी बुलाया था। तो बातचीत चलने लगी। तो राहुल जी ने कहा कि इस्लाम क्या है? तो चूंकि उनके दाढ़ी भी थी, टोपी भी, तो सबसे पहले उन्होंने ही बताया कि हाँ इस्लाम ये है। तो उन्होंने कहा कि नहीं। फिर उन्होंने एक वाकया सुनाया, बोले ये सुनिए और ये है इस्लाम।
क्या था वो आपकी? वो, और उसका उन्होंने जो रेफरेंस दिया वो हदीस थी एक, तो उसका उन्होंने जो रेफरेंस दिया हम सब चौंक गए, जितने लोग बैठे थे सब चौंक गए कि हदीस इनको कैसे पता। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक दोस्त है जो कुली है। अच्छा, मतलब ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मेरा एक दोस्त है जो कुली है। ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है कि राहुल गांधी का दोस्त कुली है और उसने मुझे ये बात बताई है। मतलब हम सारे लोग चौंक गए कि राहुल गांधी का दोस्त कुली है और उसने ये बात बताई है। तो अच्छा, हम लोग चले आए, सब चौंक के आए। तो फिर मैं मुंबई गया एक कार्यक्रम में, तो मैं मंच से ये बात मैंने बोली कि हम राहुल जी से मिले थे और राहुल जी ने जब ये कहा तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ। तो वो जो उनके दोस्त हैं जो कुली हैं, उन्होंने वो वीडियो सुना। तो फिर उन्होंने मेरा नंबर निकाल के मुझे फोन किया कि मैं वही कुली बोल रहा हूँ जो राहुल गांधी का दोस्त है। तो मैंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहूंगा। तो फिर वो एक दिन आए मुझसे मिलने के लिए और मैं उनसे मिला। तो मतलब उन्होंने राहुल जी से जुड़े बहुत वाक्य बताए कि किस तरह से राहुल जी जब मैं जाता हूं तो मुझे सुनते हैं, बैठते हैं। तो राहुल जी में जो सब कुछ जानने की एक जिज्ञासा है ना, वो एक बड़े स्कॉलर में होती है और राहुल जी बहुत बड़े स्कॉलर हैं, दरअसल बहुत बड़े। ये एक सवाल मैं करना चाहूँगा कि जो बाकी दलों के नेता हैं, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, उससे आप लोगों का व्यक्तिगत संबंध कैसा रहता है? जो तनातनी चलती है वो बाहर भी चलती है या फिर दोस्ती रहती है? एक्चुअली उस पार्टी में भी कुछ अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं कि हर जगह। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे यहाँ से ही गए हैं, तो और जो उनके यहाँ भी कुछ लोग हैं थोड़े बहुत बौद्धिक हैं। हालांकि सुषमा स्वराज जी के बाद, अरुण जेटली जी के बाद वो परंपरा कम सी हो गई है। लेकिन जो कुछ अच्छे हैं वो बेचारे इतना ज्यादा डरे सहमे रहते हैं कि वो सेंट्रल हॉल में भी साथ बैठने से डरते हैं। अब तो सेंट्रल हॉल का भी कंसेप्ट सुने खत्म हो, अभी पुरानी में चल रहा है, इसलिए वहां तक तो रहेगा ही। प्रधानमंत्री जी तो उनका चले तो किसी को साथ में बैठने दें। तो मुझे याद है कि मैंने जब पहली स्पीच की पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट इस मामले में थोड़ी सी आपको छूट देती है। सारे दलों के नेता एक साथ बैठ के कॉफी पी लेते हैं जब बीच में छुट्टी होती है, तो लंच ब्रेक होता है। तो ये एक रवायत थोड़ी बहुत बची है। बाहर तो बहुत ही मुश्किल है लोगों का एक दूसरे से संवाद करना, और भाजपा सरकार भी नहीं चाहती कि लोग एक दूसरे से संवाद करें। लेकिन कांग्रेस आपको कभी मतलब इस तरह की बंदिश नहीं डालती। तो हमारी पार्टी के जो लीडरान हैं, खरगे जी बैठ जाते हैं तो बहुत सारे भाजपा के नेता हैं जो कटसी में नमस्कार, दुआ, सलाम। तो जब मैंने स्पीच की, तो पहली स्पीच जो मेरी थी वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि को लेकर के थी, जिसमें मैंने देश भर के कैंपस जो हैं उन पर बात की। तो मुझे भाजपा के कम से कम 10 नेताओं ने आए, अलग से आए सेंट्रल हॉल में और प्रशंसा की। बोले हम सरकार में हैं, हम नहीं बोल सकते, लेकिन आपने बहुत जेन्युइन सवाल उठाया और बहुत अच्छा बोला आपने। इस देश के एक बड़े नेता ने मुझसे कहा कि आप टिपिकल मुस्लिम नेताओं जैसे नहीं हैं। तो मैंने कहा मैं इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं राजनीति में बतौर सांसद ये थोड़ी सोचता हूँ कि मैं मुस्लिम सांसद या हिंदू सांसद, हम तो बतौर सांसद जो हमारी जिम्मेदारी है उसको निभा रहे हैं। तो है बहुत सारे लोग जो मिलते हैं, लेकिन इस मौजूदा सरकार में बड़े डरे सहमे से रहते हैं वो। सवाल याद है कि संसद सब चल रहा है, पर मणिपुर मुद्दे पे विपक्ष बिल्कुल मुखर है और ये सरकार कुछ बिल्कुल मौन है। और मणिपुर पे आपने एक नज़्म पढ़ी जो आज इन दिनों बहुत ही लोग इसको सराहना कर रहे हैं। लोग बहुत मतलब सोशल मीडिया पे, मीडिया हर 10 मिनट पर दिख जाता है कि ईमान प्रतापगढ़ी का ये शायरी, खासकर मणिपुर पे। तो मैं चाहता हूँ उस मणिपुर की जो शायरी है थोड़ा। हाँ, वो नज्म मैंने कही जब मणिपुर का इशू शुरू हुआ, और जिस दिन उस बेटी का वीडियो, महिलाओं का वीडियो देश के सामने आया, तो जाहिर सी बात है मैं शायर हूँ, तो मैं भी उससे बहुत संवेदनशीलता के साथ उससे बड़ा प्रभावित हुआ। और फिर मैंने नज्म कही, और सरकार बोलने नहीं दे रही है पार्लियामेंट में। मैंने तो एक प्रिविलेज होता है एमपीज को, स्पेशल मेंशन एक नियम है कि जिसके तहत आप कोई बहुत ज़रूरी मुद्दा उठाना चाहते हैं तो आप लिख कर देते हैं कि ये मैं उठाना चाहता हूं। जो आप देख के पढ़ते हैं उसका नियम है कि आपने जो लिख के दिया है उतना ही पढ़ेंगे आप, उससे इतर कुछ नहीं बोल सकते। तो मैंने वो कविता स्पेशल मेंशन में लिख के दी कि सरकार मणिपुर पर बोलने नहीं दे रही है, लेकिन मुझे ये कविता सुनाने दे संसद के अंदर। लेकिन वो नहीं अप्रूव किया, नहीं सुनाने दिया गया, क्योंकि सरकार ने तो मणिपुर शब्द बैन कर रखा है लगभग पार्लियामेंट के अंदर। आप उस पर बात भी नहीं कर सकते। मैं वो नज्म का एक बंद आपको सुना देता हूं कि
दर्द अपना किसे अब सुनाएं सुनो, जख्म जाकर कहाँ अब दिखाएं सुनो, रोएं चीखें या फिर गिड़गिड़ाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मेरी सांसों पे पहरा भला किस लिए, रूह पर जख्म गहरा भला किस लिए, मेरे लोगों के घर जान और माल का मोल कुछ भी न ठहरा भला किस लिए, सर पटकने गली किसकी जाए सुनो, सर पटकने गली किसकी जाए सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, कि सब्ज वादी मेरी इन दिनों जर्द है, क्या बताऊं मेरा कौन हमदर्द है, जिन पहाड़ों पे था नाज मुझको कभी, उन पहाड़ों से ऊंचा मेरा दर्द है, आ गई हैं हजारों बलाएं सुनो, आ गई हैं हजारों बलाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। ये मीडिया में खबर चल रही है कि भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने वाला है, तो उस पर किस तरह की संभावनाएं आप देखते हैं? एक्चुअली जो भारत जोड़ो यात्रा की सफलता है, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का संगठन भी और कांग्रेस की पूरी मतलब मुझे लगता है कि जो उनका उसका वर्कर है, सब चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की दूसरी किश्त भी देश के सामने आए, और मुझे लगता है होगी भी। अभी तिथि कंफर्म नहीं है, उसका शेप कंफर्म नहीं है। बहुत सारे लोगों के सुझाव हैं कि वो जिस तरह से पूरी पैदल यात्रा हुई थी, पैदल यात्रा पूरी ना हो करके जो प्रमुख शहर हैं वहां हो, बाकी जगहों पे गाड़ियों से हो। तो अब मुझे लगता है कि अब राहुल जी से अभी फाइनल वार्ता होने के बाद ये तय हो जाएगा और उसकी तिथि आ जाएगी। लेकिन हम सब चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 भी देश के सामने जरूर आए। भारत जोड़ो यात्रा से एक और सवाल जुड़ गया कि ऐसा माना जाता है मीडिया में, खासकर 2 चीजें माना कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी के छवि में भयानक उछाल आया, मतलब राहुल गांधी बिल्कुल एक नए अवतार में दिखने लगे हैं, पहला चीज। दूसरा चीज कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के थ्रू मुस्लिम वोटरों को लुभाने में कामयाब हुए। और आपको मैं जब सोशल मीडिया पे मैं रिसर्च कर रहा था इंटरव्यू से पहले, तो मैं देखा कि आप मुसलसल खासकर साउथ इंडिया में लगातार आप राहुल जी के साथ चले हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में और दिल्ली में भी, मतलब हर जगह रहे, बीच में कभी कभी लेकिन ऑलमोस्ट आप साथ दिखे हैं। तो राहुल गांधी, क्या ये सच है कि मुस्लिम वोटरों को मतलब फोकस था कि हमें मुस्लिम कम्युनिटी को अपने और खींचना है? नहीं, ऐसा पूरे भारत को अपने साथ जोड़ना है। और मीडिया मुझे लगता है कि कम आंक रही है भारत जोड़ो यात्रा के असर को। सिर्फ मुस्लिम वोटर नहीं, इस देश का हर अमन पसंद इंसान मुझे लगता है कि दायरा तोड़ करके जो कभी कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे नहीं आए होंगे वो भी इस भारत जोड़ो यात्रा में आए। मैं व्यक्तिगत जिनको जानता हूं जो कांग्रेस की आलोचना करते रहे हैं, मतलब जिन्होंने कांग्रेस की आलोचना में नई नई पार्टियां तक खड़ी करवाई, वो कांग्रेस के साथ पूरा चले। तो ऐसे में मैं ये मानता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा ने इस देश की राजनीति को एक नई दिशा दी है और एक नया विकल्प भी दिया है। वो तमाम लोग जो हताश थे, निराश थे भाजपा के शासनकाल से, जिन्हें लगता था कि नहीं अब सारे चिराग बुझ चुके हैं, उन्हें लगा कि नहीं यार एक मशाल जली है और इस मशाल की रोशनी से देश
फिर से रोशन होगा, तो वो उस कतार में चल पड़े राहुल जी के साथ। मैं लगातार साथ था, बीच में गुजरात चुनाव के प्रचार में था तो इसलिए कुछ दिन के लिए चला गया था, बाकी मैं पूरा साथ था। और मैंने देखा कि इस देश का हर पीड़ित व्यक्ति वो निकल के घरों से आया। कश्मीर में जहां आशा भी नहीं कर सकते थे आपके लोग निकल के आएंगे, वहां हजारों का हुजूम था। तो सबको लुभाया इस यात्रा जो यात्रा के दौरान बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट मिले। राहुल गांधी बहुत सारे लोगों से फैमिली मिलते थे, तो आप मुसलसल बिल्कुल कन्याकुमारी से कश्मीर के साथ रहे हैं, तो क्या कुछ उस भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े कुछ ऐसे इंसिडेंट्स? बहुत सारे हैं। एक दो वाक्य हैं जो मैं कहना चाहूंगा। राहुल जी कितना स्टैंड लेते हैं, मैंने इस चीज को मतलब मैंने देखा है। आपको याद होगा कि राहुल जी जब केरल में थे, तो उस दौरान भाजपा ने जो पहला हमला किया राहुल गांधी पर, वो उनकी टी शर्ट को लेकर किया। दूसरा हमला किया कि कुछ पादरी थे जो राहुल जी से मिले थे, तो मेरा ख्याल है कि क्रिश्चियनिटी पे हर धर्म गुरु जब मिलता है तो अपने धर्म की खूबियां, अपने धर्म की बड़ाई सामने वाले से करता है, और नेता तो सबको सुनता है। तो कुछ पादरी मिले थे जिन्होंने ईसाई धर्म की प्रशंसा की थी राहुल जी से, तो उसका एक पर्टिकुलर एक वीडियो काट करके भाजपा ने बहुत चलाया था कि नहीं देखिए तो ईसाई धर्म की तारीफ सुन रहे हैं राहुल गांधी। तो खूब मीडिया ने चलाया था। जिस दिन यात्रा मेरा ख्याल है कि केरल पहुंची थी, इंटर की थी, उसके बाद की बात, मैं पीछे चल रहा था राहुल जी के बिल्कुल पास। तो मैंने देखा कि वो जिस इलाके से गुजर रही थी वहां ईसाई समुदाय के लोग बड़ी तादाद में थे। मैंने देखा कि कुछ फादर पूरी पोशाक में जैसे कपड़े पहनते हैं, उस पोशाक में सड़क के किनारे खड़े थे। जो टीम चलती है उस पर मीडिया का बड़ा असर होता है, वो खबरें बड़ा प्रभावित करती हैं। तो वो चाहती है कि नेता आज बचे। अब चूंकि ये खबर चल रही है तो मतलब आज थोड़ा सा कम लोग दिखें, अलग अलग शेप के लोग दिखें, वो है, वो माइंडसेट होता है। इतने में एक फादर जो है वो राहुल जी के साथ चलने के लिए, फोटो लेने के लिए, उन्होंने यात्रा में घुसने के लिए कोशिश की, तो टीम के लोगों ने उनको साइड में किनारे कर दिया। पता नहीं कहां से राहुल जी की नजर पड़ गई। वो तकरीबन 40 मीटर 30 मीटर आगे जा चुके थे, फिर रुके और पीछे पलट के उन्होंने फादर की तरफ इशारा किया, बोले कम, और मैं पीछे ही था। और फिर उन्होंने फादर का हाथ पकड़ा, और कभी हाथ पकड़ते और कभी कंधे पे हाथ रखते, और बहुत दूर तक फादर के साथ चलते रहे। मतलब ये है राहुल गांधी, जो ये संदेशा देना चाहते हैं कि नहीं, तुम जो नैरेटिव बना रहे हो मैं उससे नहीं डर रहा हूं। मैं इस देश के एक एक व्यक्ति के साथ खड़ा हूं। मैं इस देश की समानता और इस देश के संविधान और इस देश के बंधुत्व में यकीन रखता हूं। ये है राहुल गांधी। मुझे याद है एक वाकया, यात्रा थी बेल्लारी और मांड्या के बीच में, कहीं कर्नाटका में, बेल्लारी के पास, हाँ, मैं मौजूद था। तो एक बूढ़ी दादी जो है, वो अम्मा, मेरा ख्याल उनकी उम्र रही होगी 70 साल से ज्यादा ही, तो वो खीरा लेकर के खड़ी थी। वहां खीरा को कुछ और बोला जाता होगा। तो मतलब जब राहुल जी आए तो राहुल जी नजर रखते हुए चलते थे। हजारों हुजूम रहता था, कहीं कहीं तो लाखों लोग खड़े रहते थे। तो वो देखते थे कि इस भीड़ में सबसे कमजोर व्यक्ति कौन है, जो मतलब, तो वो खुद आगे बढ़ करके या सिक्योरिटी को कह देते थे कि उनको बुला लो। तो वो बूढ़ी अम्मा जो है बड़ा जतन करके दौड़ी, जब राहुल जी पहुंचे तो राहुल जी ने देख लिया तो उनको बुला लिया। तो वो एक खीरा था उनके पास, उन्होंने खीरा ले जाके राहुल जी को दिया। तो मतलब राहुल जी चौंक गए कि खीरा लेकर के कौन आता है। तो उन्होंने कहा कि क्या, कैसे। तो साथ में जो कर्नाटक की लीडरशिप थी वो लोग भी करीब आ गए, मैं भी पास में ही था। तो उस बूढ़ी अम्मा ने कहा कि मेरे पास जमीन नहीं थी, तो तुम्हारी दादी ने, इंदिरा जी ने, जब भूमि सुधार कानून लागू किया था तो मुझे खेत का टुकड़ा मिला था, ये उसी खेत का खीरा है, मैं जो तुम्हारे लिए लेके आई हूं। तो वो बड़ा भावुक करने वाला इंसिडेंट था। तो राहुल जी में लोगों का विश्वास भी बहुत है। पहली बार वो दिखा। राहुल जी दरअसल वैसे ही हैं,
वो माँ से मिलने के लिए कैमरा लेके नहीं जाते, वो बहुत सहज हैं माँ बेटे के रिश्ते में। वो सोनिया जी के जूते के फीते बांधते हुए जो एक विजुअल देश के सामने आया, वो दरअसल सोनिया जी की जगह और भी कोई बूढ़ी माँ होती या कोई भी माँ होती तो राहुल जी खुद झुक करके उनका जूते का फीता बांध देते। राहुल गांधी ऐसे ही हैं। राहुल गांधी को मैंने मतलब स्टाफ चल रहा है और किसी का अगर जूता भी छूट गया तो राहुल गांधी इतने सहज हैं कि शायद खुद जूता उठा के दे देंगे। ऐसे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी को लेकर के मतलब जो परसेप्शन बना उस पे अरबों रुपए भाजपा ने खर्च किया है। उसको एक भारत जोड़ो यात्रा ने मतलब मैं ये मानता हूं, देखिए प्रकृति जब न्याय करती है ना तो एक झटके में कर देती है। उन्होंने राहुल गांधी की टी शर्ट पे हमला बोला। आज राहुल गांधी की टी शर्ट जो है एक सिंबल है इस देश में। जैसे गांधी कम कपड़े में धोती पहन करके निकले तो अंग्रेजों ने हमला बोला ना कि एक निर्वस्त्र आदमी क्या करेगा, अधनंगा आदमी। और फिर एक दिन वो धोती ही, आधी धोती इतनी बड़ी ताकत बन गई कि बड़ी सी बड़ी हुकूमत कांपने लगी ना। आज राहुल गांधी का वही टी शर्ट सिंबल है। और मैंने उससे जुड़ा वाकया पूछा था, हमने कहा आज तो सोशल मीडिया पे आपकी टी शर्ट चल रही है, तो उन्होंने कहा यार इमरान किसी ने मुझे गिफ्ट दिया था वो टी शर्ट और एक उसका मतलब एक जैकेट भी उससे जुड़ी। जब मैंने पहली बार जैकेट पहनी तब भी बहुत ट्रोल किया गया था मुझे, और आज मैंने ये टी शर्ट पहनी है तब भी बहुत ट्रोल किया। जिस दिन ट्रोलिंग शुरू हुई थी ना उसके दूसरे दिन सुबह की बात है, मैं साथ चल रहा था तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि बताओ, तो हमने कहा कुछ नहीं, हक है आपको, आप क्यों नहीं पहनेंगे? अगर ये टी शर्ट उस ब्रांड की भी हो तो क्या गलती है, जबकि वो सामान्य सी टी शर्ट थी। तो फिर उसके बाद राहुल जी थोड़े जिद्दी भी हैं, उन्होंने सोचा कि अब हम टी शर्ट में ही चलेंगे। फिर तो हालत ये हो गई कि पूरी भाजपा उनका तापमान चेक करवाने के चक्कर में अपना तापमान कम करवा बैठी थी। भाजपा का एक एक नेता टिप्पणी कर रहा था उस पर, तो वो बौखलाहट थी भाजपा की। तो यहाँ पे हमारे सवाल सिलसिला समाप्त होता है, लेकिन अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस थोड़ा सा कुछ अफवाहें जो आप अच्छा मैं ऐसा भी चाहता है? हूँ उस अफवाह को आपसे जान के मतलब ताकि दर्शक को जान पाए कि अफवाह में कितनी हकीकत है या कितनी ये अफवाह ही है। ऐसे पहला अफवाह है कि जब आप कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सांसद नहीं बने थे तब आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से आपको राज्यसभा का टिकट ऑफर किया गया था। हाँ मैंने भी ऐसी अफवाहें सुनी थी। कई चैनलों ने संपर्क किया था उस दौरान, खबरें कई छपी थी 2018 में, और हर अफवाह के पीछे थोड़ी बहुत सच्चाई होती है। दूसरा अफवाह ये कि आपको तीखी चटनी बेहद पसंद है, क्या यही तीखी चटनी का राज है कि आप बिल्कुल तीखा हमला करते हैं सरकार पे? नहीं मतलब मैं मिठाई खा के भी जब बात करूंगा तो जाहिर सी बात है सरकार से सवाल पूछूंगा तो सरकार को कड़वा ही लगेगा। हालांकि चटनी मतलब जाहिर सी बात है तीखा पसंद है, मतलब तीखा कोई भी खाना हो तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं दाल भी खा रहा हूँ तो कोशिश करता हूँ कि थोड़ी सी तीखी सी हो। और एक और अफवाह ये है कि आप जब इलाहाबाद में शायरी की शुरुआत की थी तो उस दौरान आपको किसी ने कहा था कि बाबू शायरी बहुत अच्छा लिखते हो, थोड़ा तलफ्फुज़ सही कर लो, बहुत आगे जाओ जिंदगी में। नहीं तलफ्फुज़ मैं इसको कबूल करता हूँ क्योंकि मैं हिंदी साहित्य, आजकल आपके शायद दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं। हिंदी साहित्य से मैंने पढ़ाई की तो मैं परास्नातक हूँ हिंदी साहित्य से, तो जाहिर सी बात है कि तलफ्फुज़ उतना अच्छा नहीं था, सीखा मैंने, धीरे धीरे सुधारा मैंने। तो मैंने जब पहला कवि सम्मेलन पढ़ा था तो किसी ने कहा कि भाई थोड़ा तलफ्फुज़ सही करो अपना, तो मैं हर सलाह को आज भी, जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, बहुत हर दिन सीखना होता है आपको, तो मैंने भी सीखा, सलाह मानी, काफ़ी हद तक बेहतर कर लिया है और कोशिश करूँगा। हम लोग अंग्रेजी मीडियम के पढ़े हुए लोग तो थे नहीं कि मतलब किसी अच्छे मतलब कॉलेज से पढ़ के आए थे, हम लोग तो प्राइमरी और नर्सरी से पढ़ के आए हुए लोग थे, तो तलफ्फुज़ और वो जो लटके झटके थे वो सब चीज़ें नहीं थी। हाई स्कूल तक तो सही से खड़ी हिंदी बोलने में भी डर लगता था, हम लोग तो ऐसी पृष्ठभूमि से थे। तो ठीक है, मैं उस पर नाज करता हूँ, मैं अपनी जर्नी को जब देखता हूँ तो मुझे अपने पुराने दिनों पे फख्र होता है कि मैं कहाँ से आया हूँ यार, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मतलब बहुत सारे लोग उस पर तंज करते हैं, मतलब एलीट तबका जब आपसे मिलता है कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। ये दो बातें हैं, कोई आपसे कहता है कि कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं, मैं कहता हूँ कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। मतलब बस आप ये सोचिए ना कि आप वो तंज में आप पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं और मैं अपनी जर्नी पे फख्र करते हुए मैं कह रहा हूं कि मैं कहां से आया हूं,
तो अगर मैं वहां से उठ के यहां आ सकता हूं तो इस देश का कोई भी सामान्य बच्चा इस देश की संसद में पहुंच सकता है। मैं ये मानता ये हूं। युवाओं के लिए मैसेज मांगे ना? बिल्कुल, अगर इमरान प्रतापगढ़ी इस देश की संसद में पहुंच सकता है तो इस देश का कोई भी सामान्य बच्चा, सामान्य परिवार का लड़का, सामान्य परिवार की लड़की इस देश की राजनीति में बिल्कुल बहुत आगे तक विधानसभाओं में और संसद में पहुंच सकती है। मैं जिस माहौल से, मैं जिस पृष्ठभूमि से आया हूं, मतलब इस देश का सामान्य व्यक्ति वैसी ही पृष्ठभूमि का होता है। ये परख के दर्शकों के लिए इमरान प्रतापगढ़ी का एक यूथ के लिए खासकर मैसेज है ये कि आप बिल्कुल पार्लियामेंट पहुंच सकते हैं। अगला अफवाह ये है कि आप देश ने दुनिया के मुशायरे सबसे महंगे शायर हैं, जो जिस आपके आने के बाद मुशायरे का बजट बढ़ गया, कन्वीनर परेशान होते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी को बुलाना, क्या ये बात सच है? क्या अफवाह है? नहीं, ये बात मतलब सच है और मुझे लगता है कि अच्छे पैसे लेने में कोई बुराई नहीं है जब आप उसे अपने प्रोफेशन के तौर पर ले रहे हैं। और देखिए, मुशायरों में जो ट्रेडिशन था, एक शायर 15 मिनट 10 मिनट पढ़ता था। मैं किसी भी मुशायरे में, आप मेरे तमाम मुशायरे उठा के देख लीजिए, मैं 1.5 घंटा पढ़ना पड़ रहा है, 2 घंटा पढ़ रहा हूँ, 2.5 घंटा पढ़ रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है कि मेरा परफॉर्मेंस देखें और दुनिया भर में मतलब अकेले इंडिविजुअल शोज शुरू हुए, पोएट्री नाइट विद इमरान प्रतापगढ़ी, अकेले मुशायरा हो रहा है मेरे नाम पे, जा रहा हूं। तो पैसे लेने में कोई बुराई नहीं है, पैसे लीजिए, आप अपने हुनर का पैसा ले रहे हैं तो इसमें क्या बुरा है। और इससे अदब भी कहीं मुतासिर नहीं होता। भाई, क्या उर्दू के शायर को हक नहीं है कि वो अच्छी गाड़ी में चले, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छे घर में रहे? क्या बुराई है? मतलब आप क्यों चाहते हैं कि झोला ही उसके कंधे पे लटका है? भाई, उसे पैसे लेने चाहिए, बिल्कुल लेने चाहिए। जब किसी टीवी शो में फूहड़ सा हास्य सुना करके 50 लाख लोग ले रहे हैं तो कोई शायर 10 लाख रुपए पेमेंट क्यों नहीं ले सकता? ले सकता है, उसे लेना चाहिए, लेना चाहिए। मुझे लगता है कि जरूर पैसे लेना चाहिए। अगला एक और अफवाह ये है कि आप शाहरुख खान कितने बड़े फैन हैं कि पठान मूवी के फर्स्ट डे का फर्स्ट देखने के लिए आपको शाहरुख खान की टिकट ऑफर की? नहीं, शाहरुख खान साहब मुझे बतौर अभिनेता बहुत पसंद है और बतौर इंसान भी। मेरा अपना मानना है, कोई भी कलाकार जो है ना, उसमें कोई भी हुनर हो, उसे सिर्फ हुनर देख करके उतना प्यार नहीं आता जितना उसकी पूरी शख्सियत पे आता है। मतलब बतौर इंसान भी अगर वो क्या जो किरदार वो निभा रहा है उसको अपनी जिंदगी में भी निभा पा रहा है या नहीं, थोड़ा तो देखा जाना चाहिए। और जब मैं पूरी इंडस्ट्री को देखता हूं कि एक समय जब तमाम बड़े लोगों ने एकदम मतलब रीढ़ पूरी तरह से झुका दी हो, सजदे कर रखे हों, ऐसे में शाहरुख खान थोड़ा सा दिखता है कि नहीं, वह एक जमीर के साथ जिंदा है। वो शाहरुख को पसंद करता हूं बतौर अभिनेता, बतौर इंसान। और मैंने कहा ना, बस हर अफवाह में कुछ अफवाह होता है, कुछ सच्चाई होती है। अभिनेत्री पसंद है जो बॉलीवुड सिनेमा में? नहीं, अभिनेत्रियों में जाहिर सी बात है कि आप जब किसी अभिनेता को पसंद करते हैं तो अभिनेत्री को भी पसंद ही करते हैं। ना करिए तो दुनिया कहेगी कि आप जो है वो पुरुषों के प्रति तो आप सॉफ्ट हैं और महिलाओं को लेकर के आप तुरंत फेमिनिस्ट लोग हमला कर देंगे। तो जाहिर सी बात है कि कुछ अभिनेत्रियां जिनके काम अच्छे हैं वो पसंद है, बट वो कोई एक विशेष नहीं है। मतलब 2-3-4 पसंद है जो अच्छा काम करती हैं। अब पुराने दौर में आप जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि माधुरी की अदाकारी अच्छी रही और रानी मुखर्जी की अदाकारी अच्छी है। माहिरा खान सरहद के उस पार जाएंगे तो अच्छा काम करती हैं। नए लोगों में आलिया बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मुझे लगता है आलिया भट्ट अच्छा काम कर रही हैं। दीपिका पादुकोण? हाँ, दीपिका को पसंद करने की भी कई सारी वजहें हो सकती हैं। दीपिका भी अदाकारा भी अच्छी हैं और मुद्दों पे जिस तरह वो कभी कभी स्टैंड लेती हैं वो भी सराहनीय है, इसमें कोई दौरा नहीं। और भी कुछ नाम गिनाने पे आएंगे तो आ सकता है। अगला ये है कि इन दिनों एक नई किताब आई है, इसका नाम है कॉलेज। आपको किताब इतनी पसंद आई कि आप आजकल तकिया नीचे रख के सोते हैं? देखिए, मौलाना आजाद पर पढ़ रहा हूं मैं। मौलाना आजाद साहब, जाहिर सी बात है कि इस देश के सेकुलर फैब्रिक में के तमाम धागे उन्होंने बुने हैं, तो उन पर कुछ भी लिखा पढ़ा जा रहा है तो उसे पसंद करना जाहिर सी बात है। कौल फैसल अच्छी किताब है और मैं उसे पढ़ रहा हूँ, मतलब, और बहुत सारे लोगों ने, बड़े लोगों ने उसकी सराहना की है। अच्छी किताब है, इसमें कोई दो। और सफा में सच्चाई है कि कौल फैसल को हिंदी में लाने का स्ट्रेन को जाता है। हाँ, नो डाउट। मतलब मैं दर्शक देख लें,
नौशाद साहब ने उसको जो है मतलब उसको संपादित किया है, तो एक अच्छी किताब बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगला और सबसे आखिरी अफवाह ये कि आप शादी नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप अपने महबूब नेता राहुल गांधी जी के शादी के इंतजार में बैठे हैं। नहीं, ये तो हम लोग दबाव बनाने के लिए कहते रहते हैं। राहुल जी शादी करें, ये तो जाहिर सी बात है कि पूरा देश चाहता है, और हमारे नेता हैं तो हम सब चाहेंगे कि हमसे पहले कर लें। बड़े भी हैं, बड़े भाई की तरह हैं वो, तो वो पहले करेंगे तो अच्छा लगेगा। और समाज का दबाव, घर परिवार का दबाव तो हमें भी करनी ही है, करेंगे। अभी 24 तक तो इतनी व्यस्तता है और इतनी लड़ाइयाँ हैं, राजनीतिक के समय नहीं है। फिर उसके बाद की जाएंगी, शादी भी की जाएगी, वो भी जिंदगी का एक हिस्सा है, तो करेंगे। मतलब इमरान प्रतापगढ़ी जी का वलीमा खाने से पहले राहुल गांधी की सत्ता का इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, हम सब तो मतलब उस दिन लालू जी ने कहा राहुल जी से, मैं भी अपील कर रहा हूँ। कल जो वीडियो जारी किया राहुल जी के यूट्यूब चैनल पे, तो हरियाणा की जो किसान महिलाएं आई हैं वो भी सोनिया जी से कह रही हैं, तो सोनिया जी तक ने कह दिया कि हाँ मतलब लड़की ढूंढो। तो अब जब चारों तरफ से दबाव बन रहा है तो मुझे लग रहा है कि राहुल जी किसी और बात पे भले दबाव में ना आए, इस बात में तो उन्हें दबाव में आना पड़ेगा। चलिए, अब ये अफवाह का ये सिलसिला यहाँ समाप्त, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसे व्यक्ति का मैं नाम बताऊंगा आपको जिसपे मैं मतलब नाम आते आपके जेहन में जो इंस्टेंट पहला लाइन आता है, वो बस उसका एक लाइन का जवाब होना चाहिए कि इंस्टेंट जो दिमाग में आता हो। पहला तो शुरू करें। हाँ, अन्ना हजारे। मेरा एक शेर है, मैं एक लाइन में नहीं, मतलब 4 मिसरे हैं कि भारत माँ के राज दुलारे कहाँ गए, आरएसएस की आंख के तारे कहाँ गए, अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी ढूंढ रहा, कोई बताए अन्ना हजारे कहाँ गए। तो हम सब ढूंढ रहे हैं कहाँ है वो, जो सब्ज बाग उन्होंने दिखाए थे, बड़ी बड़ी जो बातें की थी, वो सारी बातें कहाँ हैं और वो कहाँ हैं, हम सब तलाश रहे हैं। दूसरा नाम बाबा रामदेव। व्यापारी, शुद्ध व्यापारी, चालाक व्यापारी, धूर्त व्यापारी। तीसरा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। अब किसी एक शब्द में क्या कहा जाए, मतलब सिर्फ अपनी राजनीति और अपना फायदा देखने वाला राजनेता। योगी आदित्यनाथ। संविधान और लोकतंत्र में बहुत कम विश्वास रखने वाला मुख्यमंत्री। अमित शाह। नाकाम गृह मंत्री। गुलाम नबी आजाद। ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। शुक्रिया। लेकिन अब मैं एक शायर का इंटरव्यू करने आया हूँ, तो मैं ये उम्मीद जरूर करूँगा और हमारे दर्शक भी उम्मीद कर रहे हो कि एक आखिर में, और हालांकि आपने बीच में अपने नज्म सुना है, लेकिन मैं चाहता हूँ अब तक जब तक अपने कैरियर में जितने नज्म पढ़े हो, उस पूरे नज्म में जो सबसे बेहद आपके दिल के करीब हो, वो हमारे दर्शकों के लिए आप कीजिए। एक्चुअली ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि किसी एक माँ से ये पूछा जाए कि वो अपने किस बच्चे को ज्यादा प्यार करती है, तो उसके लिए मुश्किल होगा। वक्त वक्त पर बहुत सारी नज़में आईं, कुछ बहुत पॉपुलर हुईं, कुछ ऐसी थीं जो बहुत दिल के करीब थीं, जितना सुनी गई उससे ज़्यादा अजीज़ थीं खुद को। तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए फ़ैसला कर पाना। मुझे मेरी मदरसे की नज़्म बहुत पसंद है, कश्मीर की नज़्म कहने के लिए बहुत पढ़ना पड़ा, बहुत समझना पड़ा, तो वो बहुत दिल के करीब है। फ़लस्तीन की नज़्म बहुत करीब है। नजीब की नज़्म मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के घर घर में सुनी गई और बहुत सुना उसे लोगों ने। मैं एक चीज़ क्लियर करूं, मैं टीवी का बनाया हुआ शायर नहीं था। टीवी का स्टार। मैं टीवी का बनाया हुआ स्टार नहीं था। मुझे मतलब घर घर तक पहुंचने का दूसरा जरिया था मेरे पास। मुशायरे इस देश में, मतलब दिल्ली में बैठे हुए लोग समझ पाएं या ना समझ पाएं, लेकिन देश में जहां भी हिंदी उर्दू बोली जाती है वहाँ मुशायरे और कवि सम्मेलन का बहुत बड़ा रोल है, और एक बड़ा तबका सुनता है। और जब से मोबाइल आ गया ज़िंदगी में और सोशल मीडिया, यूट्यूब आ गया, फेसबुक, ट्विटर, तब से मतलब टीवी से लोगों का जी उब गया। मुझे टीवी ऑन किए हुए कई साल हो गए होंगे, मतलब मैं टीवी नहीं देखता, क्योंकि दुनिया सिमट के मोबाइल में आ गई।
तो मुझे लोगों ने बहुत करीब से देखा है। मैंने ऐसे ऐसे विजुअल्स देखे हैं कि लोग आईसीयू में हैं और होश आया है, तो मैंने विजुअल देखे हैं कि मेरी नज़्में सुन रहे हैं मोबाइल में। तो मुझे उस शिद्दत के साथ लोगों ने प्यार किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं उनकी बात कह रहा हूँ, उनके दिल में जो है वो मैं उसे ज़बान दे रहा हूँ। तो मेरी तमाम नज़में हैं जो बहुत मुझे पसंद हैं, लेकिन क्या सुनाऊँ, कुछ सुनाने जैसा। फिलिस्तीन, मदरसा, नजीब, ये तीनों में से कोई आप? नजीब वाली नज़्म का एक बंद सुना देता हूँ कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये एक माँ कह रही है। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। शुक्रिया। और ये बातचीत का जो लंबा सिलसिला है, पूरा वक्त कैसे बीता हमें इसका अंदाज़ा नहीं रहा। बहुत रोचक तरीके से आपने बातों को रखा, नज़में सुनाई, अपनी यात्रा के बारे में बताया। और सच में जो युवा हैं जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, इमरान प्रतापगढ़ी जी एक मिसाल के रूप में हमारे सामने हैं कि किस तरीके से जिस चीज़ को आप महसूस करते हैं, जिसमें आपकी रुचि है, जो आप करना चाहते हैं, उसी रास्ते पर आप चलें, आगे बढ़ें और ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ मेहनत करते रहें तो आप आगे तक जरूर पहुंच सकते हैं। समय देने के लिए इमरान प्रतापगढ़ी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।